जिस लड़की को मैं पूरी जिंदगी गलत समझता रहा, मेरी मौत के बाद वही मेरी कब्र के सामने सबसे ज्यादा रोई थी। वह घंटों घुटनों के बल बैठी रही, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी ने किया था तो वह वही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं मर चुका था। पर किस्मत ने मुझे एक और मौका दे दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं अपने अतीत में वापस आ चुका था, और इस बार मैंने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा। इसलिए उसी रात मैं चुपके से उसके कमरे में घुस गया और उसके बिस्तर में जाकर छिप गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही पल वह बॉडीगार्ड्स को आदेश देने वाली है, इस आदमी को कंबल समेत बाहर फेंक दो। मैं अभी बाहर निकलकर सफाई देने ही वाला था कि बॉडीगार्ड्स ने कंबल को खींचना शुरू कर दिया। मैं लुढ़क कर बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। मैं बिस्तर का सहारा लेकर खड़ा हुआ और शिकायत भरे स्वर में बोला, तो तुम सच में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? मेंग जियाओ ने जब देखा कि वह मैं हूँ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह लगभग अपने सबसे प्यारे इंसान को ही बाहर फेंकवा देती। उसने गहरी सांस ली, फिर मेरे पास आकर मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा मेरी छाती से सट गया। फिर उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों से कहा, सब बाहर जाओ। बटलर, झांग, नौकर और बॉडीगार्ड्स तुरंत कमरे से निकल गए। मैंने नाराज होकर पूछा, अभी तुम सच में मुझे बाहर फेंकवाना चाहती थी ना? मैंने सब सुन लिया था। मेंग जियाओ ने मेरी कमर को पकड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे कैसे पता होता कि वहां तुम लेटे हो? मैं नाटक करते हुए बोला, लगता है अब तुम मुझसे ऊब गई हो। वह तुरंत और कसकर मुझसे लिपट गई। किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती? मैं अच्छी तरह जानता था कि वह मुझे कितना चाहती है। वह तो मुझे सिर आंखों पर बिठाने को तैयार रहती थी। अच्छा, माफ कर दो, लेकिन तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं समझ सकता था कि वह क्या सोच रही है। पहले मैं उससे इतना दूर रहता था कि जानबूझकर उसके कमरे के पास भी नहीं जाता था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि बिस्तर पर मैं नहीं हो सकता। मैं मुस्कुराकर बोला, क्योंकि यहाँ तुम्हारी खुशबू आती है। फिर मैंने सीधे पूछा, जियाओ, क्या मैं आज तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? वह कुछ पल के लिए चुप रह गई और फिर बोली, अपने कमरे में जाकर सो। क्या? वह मुंह से तो ऐसा कह रही थी, लेकिन मुझे भगाने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा उसने जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने मासूम चेहरा बनाकर कहा, लेकिन अकेले सोऊंगा तो बुरे सपने आएंगे। आखिरकार मेंग जियाओ मान गई। उसने अलमारी से एक तकिया निकाला और बिस्तर पर फेंक दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, पिछले जन्म में मैं उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाया। मरने के बाद ही मुझे पता चला कि मेंग परिवार की तीसरी बेटी मेरे लिए कितना रोई थी। वह मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोती रही। लेकिन अब मैं दोबारा जन्म ले चुका था। अब मैं सिर्फ उसके साथ एक नई जिंदगी चाहता था। मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मेंग जियाओ बिस्तर पर आई, मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका शरीर तुरंत सख्त हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने खुद उसे गले लगाया है। इस बार मैं किसी दूसरी लड़की के लिए उससे मिन्नतें नहीं कर रहा था और न ही उसे छोड़कर जाने की जिद कर रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगीं और मैं सो गया। मेंग जियाओ काफी देर तक मुझे देखती रही। उसका हाथ मेरे कपड़ों को पकड़े रहा। फिर मुझे सपना आने लगा। मैंने फिर अपनी मौत और अपना अंतिम संस्कार देखा। मैंने उस महिला को देखा जो व्हील चेयर पर बैठी थी और मेरे लिए रो रही थी। मेरे माथे पर ठंडा पसीना था। उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अछेंग, डरो मत, मैं यहीं हूँ। फिर उसने मेरे होठों के किनारे एक हल्का सा चुंबन दिया और मैं चैन से सो गया। अगली सुबह उठते ही मैंने नौकरों को बुलाया, मेरे कमरे का सारा सामान तीसरी मिस के कमरे में पहुंचा दो। जब पत्नी से इतना प्यार करना है तो साथ रहना भी पड़ेगा। अलग अलग कमरों में रहने का क्या मतलब? बटलर झांग मेरा आदेश सुनकर परेशान हो गया। उसे डर था कि कहीं मैं उनकी मालकिन को फिर से चोट न पहुंचा दूं, क्योंकि पहले मैं अक्सर मेंग जियाओ को दुख देता था। ऊपर से उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसे गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर था। एक बार जब उसका दौरा पड़ा था तब कई बॉडीगार्ड या तो मारे गए थे या बुरी तरह घायल हुए थे। बटलर झांग तुरंत मेंग जियाओ के पास गया। वह अभी अभी जागी थी। जब उसे पता चला कि मैं अपना सामान उसके कमरे में लाना चाहता हूं तो उसने बिना झिझक कहा, अगर अचेंग आना चाहता है तो उसे आने दो, बस ध्यान रखना कि उसके हाथ न लग जाए। ये सोचकर ही कि अब मैं उसके साथ रहने वाला हूँ, वह बेहद खुश हो गई। बटलर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, अचेंग ऐसा नहीं करेगा। उधर मैं घर में बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी फोन बजा। कॉल लू परिवार के मुखिया की थी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से चिढ़ी हुई आवाज आई। मेरे लिए उसमें जरा भी अपनापन नहीं था। लिन चेन, जल्दी कोई तरीका निकालो और यीबाई को वापस लेकर आओ। जिस प्यारे बेटे की उसे इतनी चिंता थी वह था लू यीबाई, लू परिवार का असली वारिस। और मैं सिर्फ गोद लिया हुआ बेटा था, नाम का बेटा। असल में मेरी हैसियत नौकर से भी बदतर थी। कुछ महीने पहले जब उसका कारोबार घाटे में गया था तो उसने मुझे एक 80 साल से ज्यादा उम्र की अमीर बूढ़ी औरत को बेचने तक की कोशिश की थी। तभी मेंग जियाओ मुझे अपने साथ हाफ माउंटेन विला ले आई थी। मैं हंसकर बोला, लू यीबाई को बचाना है, ठीक है, लेकिन अफसोस तीसरी मिस मेरी बात नहीं मानती। अब मैं क्या करूं? पिछले जन्म में लू यीबाई ने ही कार दुर्घटना करवाकर मुझे मरवाया था। अब वही लोग मुझसे उसे बचाने की भीख मांग रहे थे। मैं तो चाहता था कि वह अब भी मर जाए। फोन के दूसरी तरफ से गुस्से भरी चीख सुनाई दी, लिन चेन, यीबाई घर नहीं आ पा रहा, इसकी वजह तुम हो। लेकिन मैं सच्चाई कभी नहीं भूल सकता था। लू यीबाई ने मुझे फंसाया था, मेंग जियाओ को भी नुकसान पहुंचाया था और फिर झूठी हमदर्दी दिखाकर मुझे उसके साथ भागने के लिए उकसाया था। आखिर मेंग जियाओ ने हम दोनों को पकड़ लिया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने लू यीबाई और जियांग नाम की उस धोखेबाज लड़की को पकड़कर बुरी तरह सजा। फोन पर फिर आवाज आई,
लिन चेन, जल्दी कोई रास्ता निकालो और यीबाई को घर वापस लाओ। उसकी घमंडी और हुक्म चलाने वाली आवाज सुनकर मैं हंस पड़ा। जब उसे खुद मरना है तो अब कोई उसे नहीं बचा सकता। मैंने सीधे फोन काट दिया और होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैं लू यीबाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरे लू परिवार को खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या वह आदमी आज रात तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी बहन, तुम उसकी बातों में मत आना। वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, गु न्यानन ने घबरा कर कहा। मेंग जियाओ की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। तीसरी बहन, खुद को धोखा मत दो। लिंग चेन जैसे आदमी कितने हथकंडे अपनाते हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। गु न्यानन को सब याद था। 3 महीने पहले लिंग चेन खिड़की से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था और उसने चाकू से जियाओ की बांह भी घायल कर दी थी। 1 महीने पहले उसने एक चूहा पकड़कर जियाओ के बेडरूम में छोड़ दिया था। इन कुछ महीनों में मेंग जियाओ ने उसकी हरकतों को हमेशा बर्दाश्त किया। चाहे वह उसे कितनी भी चोट पहुंचाए, वह किसी को भी उस आदमी की एक उंगली तक छूने नहीं देती थी। यहाँ तक कि पिछली बार जब लिंग चेन की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, तब भी सबसे पहले उसने उसी की रक्षा की थी। गु न्यानन समझ नहीं पाती थी कि आखिर ऐसा क्या है उस आदमी में कि तीसरी मिस उस पर इतना मेहरबान है। तीसरी बहन, वह फिर वही पुरानी चाल चल रहा है। अपनी शक्ल सूरत का फायदा उठाकर तुम्हें फंसाना चाहता है। जैसे ही तुम भरोसा करोगी, वह तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन मेंग जियाओ बस शांत बैठी रही। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, चुप हो जाओ। गु न्यानन कुछ और कहना चाहती थी, मगर मेंग जियाओ की तीखी नजर उस पर पड़ी। अगर एक शब्द और बोली तो तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगी डॉक्टर बनकर काम करने। चाहे आज चेन किसी भी मकसद से मेरे करीब आए, जब तक वह मेरे पास आने को तैयार है, मैं उसे पूरी दुनिया दे सकती हूँ। मैं वापस पहाड़ी वाली हवेली में लौट आया। आंगन में अकेला बैठा रहा। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन जियाओ कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने आखिरकार बटलर झांग से पूछा, तीसरी मिस आखिर कब लौटेंगी? झांग बटलर ने स्पष्ट सा जवाब दिया, जब उनका काम खत्म हो जाएगा तब लौट आएंगे। ये जवाब सुनकर मैंने बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। इतने कम लोग मुझे रोक नहीं सकते थे। अगर मैं चाहता तो किसी भी समय निकल सकता था। पिछली जिंदगी में मैं इसलिए नहीं भागा था क्योंकि मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद मेंग जियाओ लू परिवार पर हमला कर देगी। लेकिन सच तो यह था कि मेरी लड़ने की क्षमता के सामने ये 10 बॉडीगार्ड मिलकर भी कुछ नहीं थे। मैं कुछ देर मुख्य दरवाजे की तरफ देखता रहा। तभी एक कार धीरे धीरे अंदर आई। कार से एक परिचित आकृति उतरी। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं तुरंत उसकी ओर दौड़ा। तुम वापस आ गई। मेंग जियाओ कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने उसकी कमर पकड़ ली। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा और पाया कि उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। आचेन ने मुझे गले लगाया और खुद से लगाया। ये सोचते ही उसे उस रात की याद आ गई। उस रात जब मेंग जियाओ कमरे में लौटी थी, मैं एक भयानक दुःस्वप्न में फंसा हुआ था। सपने में बिजली चमक रही थी, तेज बारिश हो रही थी। ठंडे कब्रिस्तान में मेंग जियाओ मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी रो रही थी। मैं डर से पूरी तरह गिर गया था। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे बिस्तर के पास खड़ी मुझे देख रही है। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, उंगलियां कांप रही थीं, होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। अचानक मैं चीखते हुए उठ बैठा। आंख खुलते ही मैंने मेंग जियाओ को देखा। बिना कुछ सोचे मैंने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पकड़ ले। मेंग जियाओ का शरीर एकदम अकड़ गया। फिर उसने सावधानी से मुझे वापस गले लगा लिया। बुरा सपना देखा? बहुत डरावना सपना था। जियाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। आज चेन, मत डरो। चाहे मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेंग जियाओ ने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई, मुझे शांत करने की कोशिश की, फिर कंबल ठीक से उड़ा दिया। मैंने दयनीय चेहरा बनाकर कहा, मुझे अकेले सोने से डर लग रहा है। मेंग जियाओ ने कुछ देर सोचा, तो मैं कल तुम्हारे लिए एक मनोवैज्ञानिक बुला देती हूँ। मैं तुरंत निरुत्तर रह गया। बस मुझे गले लगाकर सो जाना इतना मुश्किल है क्या? सचमुच लकड़ी जैसी लड़की है। मेरा नाराज चेहरा देखकर भी उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कहा। वह सावधानी से बोली, तो क्या मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? मैंने मजबूरी में सिर हिला दिया। वह बुक शेल्फ से एक किताब निकाल लाई। शुरुआत में कहानी सामान्य थी, कुछ पुराने किस्से और कहानियां, लेकिन धीरे धीरे कहानी का अंदाज बदल गया। बहुत समय पहले एक सीधा सादा विद्वान था। उसे दुनिया की बुराइयों का कोई ज्ञान नहीं था। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और बाहर की एक लोमड़ी जैसी औरत के बहकावे में आ गया। अंत में उसने अपनी दोनों टांगें गंवा दी। मैं पूरी तरह अवाक रह गया। ये आखिर कैसी कहानी थी? तभी मुझे समझ आया, मेंग जियाओ जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वह मेरे भागने के विचार को जड़ से खत्म करना चाहती थी। वह मुझे साफ संदेश देना चाहती थी, भागने का मत सोचना, कभी मत सोचना। आज्ञा नहीं मानी तो टांगें टूट जाएंगी। मैंने तुरंत कहा, बस अब नहीं सुनना, मुझे सोना है। अगर और सुना तो सच में मानसिक आघात हो जाएगा। ये कहकर मैंने कंबल सिर पर खींच लिया। अगले दिन मैं बोरियत में ड्राइंग रूम में बैठा था। दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे कि तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, भैया, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। मैंने सिर उठाकर देखा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, लू यीबाई तेजी से विला के अंदर घुसा और सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसे अपनी ओर भागते हुए देखकर मेरी आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। लू यीबाई ने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने दुखड़े रोने लगा। मैंने पहले आपकी भागने में मदद की थी, लेकिन थर्ड मिस के लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कालकोठरी में बंद कर दिया। मेंग जियाओ तो एक राक्षस है। उसने न सिर्फ मुझे कैद किया, बल्कि लोगों से जियांग जियांग दीदी को भी बुरी तरह पिटवाया। वह एक ठंडी और जहरीली औरत है, कोई भी क्रूर काम कर सकती है। लू यीबाई को अपने कानों में लगातार बकबक करते सुनकर मैंने उसे कनखियों से देखा। लू यीबाई को लगा
कि मेरी यह नजर मेंग जियाओ के प्रति नफरत की वजह से है, इसलिए वह और भी जोश में आकर मुझे उकसाने लगा। भैया आपको नहीं पता, जियांग जियांग दीदी की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। मेंग जियाओ बेहद निर्दयी है। भैया आपको किसी भी तरह जियांग जियांग दीदी को बचाना होगा। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन मेरे चेहरे पर न चिंता थी और न ही घबराहट। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अभी तक मरा नहीं। लू ये बाई वहीं स्तब्ध रह गया। भैया आप क्या कह रहे हैं? वो जियांग जियांग दीदी हैं, आप कैसे उन्हें काल कोठरी में बंद देखकर भी कुछ नहीं कर सकते? मैं उसे सोच समझकर घूरने लगा। सचमुच नहीं कर सकता। उस घटिया आदमी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? सिर्फ कैद कर देना तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। उसी समय कमरे के बाहर गु नियनियन ने मेंग जियाओ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। तीसरी बहन जल्दी देखो। लिंग चैन ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। जहां वे दोनों खड़ी थीं, वहां से ड्राइंग रूम का पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। असल में वह गु न्यान थी, जिसने चोरी छिपे लू यीबाई को तहखाने से बाहर निकाला था और उसे इस विला में ले आई थी। वह मेरी असलियत उजागर करना चाहती थी। मैंने कहा था ना, लिंग चेन इस दौरान तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि तुम उस औरत जियांग जियांग को छोड़ दो। गु न्यान के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया हो। उसे विश्वास था कि इस बार मेंग जियाओ मेरी सच्चाई जरूर देख लेगी। मेंग जियाओ वहीं खड़ी रही, लेकिन उसके शरीर से निकलती ठंडी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। क्या आ चेन सच में सिर्फ मुझे धोखा दे रहा था? अगर मैं उसकी टांगे तोड़ दूं तो क्या वह हमेशा मेरे पास रहेगा? मुझे अभी तक आसपास मंडरा रहे खतरे का एहसास नहीं हुआ था। पिछले जन्म में मेंग जियाओ ने लू यीबाई और जियांग जियांग को तभी छोड़ा था जब मैंने अपनी जान देने की धमकी दी थी। इस बार मैंने उनके लिए एक शब्द तक नहीं कहा। फिर भी उसने लू यीबाई को अंदर आने दिया। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि वह खुद मेरे सामने आ गया था, इसलिए मैं इस घटिया जोड़ी को आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मैंने ठंडी हंसी हंसी। वाह, तुम तो सच में मेरे प्यारे छोटे भाई हो। लू यीबाई ने तुरंत त्याग की मूर्ति बनने का नाटक किया। भैया अगर आपकी बाकी जिंदगी खुशहाल हो सके तो मेरा थोड़ा कष्ट सह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप और जियांग जियांग दीदी साथ भाग सकते हैं, मैं यहाँ रहकर आपके बदले सारी यातनाएं सह लूंगा। ऊपर दूसरी मंजिल के गलियारे में खड़ी मेंग जियाओ का चेहरा और भी ठंडा हो गया। तो आचेन अब किसी और आदमी को मेरे पास भेजकर मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहा है। वह मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, उसके दिल में मेरे लिए जरा भी कद्र नहीं है। जब मैं चुप रहा तो लू यीबाई ने आदेश देने वाले लहजे में कहा, जब तीसरी मिस वापस आइए तो तुम भूख हड़ताल कर देना और उन्हें मजबूर करना कि मुझे यहाँ आधिकारिक तौर पर रहने दें। मैं हंस पड़ा। भूख हड़ताल? कितना घटिया तरीका है लू यीबाई। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें मार ही दूं, फिर तुम्हारी लाश हमेशा यहीं रह जाएगी। लू यीबाई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उसके पैर हवा में बेतहाशा छटपटाने लगे। वह पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने चींटी से ज्यादा नहीं थी। आसपास के नौकर यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर पाया। दूसरी मंजिल पर खड़ी गु न्यान घबरा गई। ये दोनों अचानक आपस में क्यों लड़ने लगे? इन्हें तो मिलकर भागने की योजना बनानी चाहिए थी। लेकिन जिस चीज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी वह थी मेरी आंखों में भरी असली हत्या की इच्छा। दूसरी तरफ मेंग जियाओ पूरी तरह शांत थी। उसके होंठों पर हल्की सी दिलचस्प मुस्कान भी थी। जब लू यीबाई का दम घुटने लगा तब मैंने उसे छोड़ दिया। वह कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने पास रखी एक तेज बागवानी कैंची उठा ली। तीसरी मिस को ऐसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं जो इधर उधर भागते फिरे। तुम्हारी हालत अभी काफी नहीं है, आओ मैं खुद मदद कर देता हूँ। इतना कहकर मैंने कैंची कसकर पकड़ ली। अगले ही पल लू यीबाई की टांग में भयानक दर्द उठा। वह डर के मारे पीछे हटने लगा और चीख पड़ा, नहीं मेरे पास मत आओ। मैं हाथ में कैंची लिए उसकी ओर बढ़ता गया। तुम तो तीसरी मिस के पास हमेशा रहना चाहते थे ना, फिर अब पीछे क्यों हट रहे हो? पिछले जन्म में लू यीबाई ने मुझे मारने के लिए आग लगाई थी। मुझे बचाने के लिए मेंग जियाओ ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और उसकी दोनों टांगे हमेशा के लिए बेकार हो गई थी। उस दर्द को याद करते ही मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। इस जन्म में मैं पहले लू यीबाई को अपंग बनाऊंगा और अपनी जियाओ के लिए बदला लूंगा। विला के सभी नौकर भय से कांप रहे थे। वे सिर्फ देखते रहे कि कैसे लू यीबाई की टांगे खून और मांस का ढेर बनती जा रही थी। तभी मेंग जियाओ ठंडे चेहरे के साथ दरवाजे से अंदर आई। आचेन मेरी बात सुनो, पहले कैंची नीचे रख दो, कहीं खुद को चोट मत पहुंचा लेना। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में अब भी गहरी नफरत थी। लू यीबाई ने तुरंत पीड़ित बनने का नाटक शुरू कर दिया। भैया पिछली बार मैं आपकी भागने की योजना में मदद नहीं कर पाया, लेकिन उसके लिए इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? फिर उसने मेंग जियाओ की ओर देखा। तीसरी मिस, मेरे भाई को बस जियांग जियांग दीदी की बहुत याद आ रही है, कृपया उन्हें दोष मत दीजिए। उन्होंने गुस्से में आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरा। इतना खून बहने के बावजूद वह जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि यही उसका आखिरी मौका था आधे पहाड़ वाले इस आलीशान विला में टिके रहने और मेंग जियाओ को फंसाने का। वह जख्म पकड़कर कराहने लगा। तीसरी मिस, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी घिनौनी एक्टिंग देखकर मेरा मन खराब हो गया। चुप रहो,
बेशर्म कहीं के, मेरी तीसरी मिस को फंसाने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनते ही मेंग जियाओ का शरीर हल्का सा कांप उठा। मेरी तीसरी मिस, उसकी नम आंखों में अविश्वास और खुशी एक साथ चमक उठी। क्या उसने आखिरकार खुद स्वीकार कर लिया कि वह मेरा है? तभी मेरी नजर मेंग जियाओ पर पड़ी और मेरा दिल धक से रह गया, बर्बाद हो गया। अभी अभी मैंने इतना हिंसक और निर्दयी व्यवहार किया था, कहीं उसके सामने मेरी सारी अच्छी छवि तो नहीं टूट गई? मैं घबरा कर उसकी तरफ मुड़ा और बेचैनी से अपने होंठ काटने लगा। मैं अभी जो हुआ वह सच में जानबूझकर नहीं था। मेंग जियाओ की आंखों में प्यार और दुलार मानो छलक रहा था। तो आचेन, मुझे बताओ कि अभी आखिर हुआ क्या था? वो आदमी जबरदस्ती इस विला में रहने आ गया था। वह जानबूझकर चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करने लगो। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करे। तुम मेरी हो, तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मैं किसी ऐसे बच्चे की तरह था जो अपने सबसे प्यारे खिलौने को बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लेता है। मैंने मेंग जियाओ को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। मेरी आंखों में अजीब सी जिद और अधिकार झलक रहा था। मेंग जियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, इस जीवन में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये देखकर मैं भी हैरान रह गया। मुझे लगा कि मेंग जियाओ इस बार पूरी तरह मेरे प्यार में डूब चुकी है। अब उसका बचना मुश्किल है। उसने जमीन पर पड़े घायल व्यक्ति की ओर एक बार भी नहीं देखा और सीधे मेरा हाथ पकड़कर दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ी। तभी गुनियन ने पूछा, तीसरी में इस आदमी का क्या करना है? उसने घायल व्यक्ति को देखा और कहा, अगर इलाज नहीं कराया गया तो शायद यह सचमुच मर जाएगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह डर रहा था कि कहीं मेरे हाथों किसी की जान न चली जाए और इससे मेंग जियाओ मुसीबत में न पड़ जाए। मेंग जियाओ ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे बाहर फेंक दो। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। गुनियन असहाय होकर खड़ा रह गया। अचानक मेंग जियाओ रुक गई और ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। लगता है तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है, 1 महीना मुर्दाघर में ड्यूटी कर लो। यह सुनकर गुनियन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरी बहन, मुझ पर दया करो, मैं मुर्दाघर की रखवाली नहीं करना चाहता। श्याओजी, तुम मेरे साथ इतनी निर्दयी क्यों हो? मेंग जियाओ ने बिना भाव बदले जवाब दिया, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। तुमने मेरे आचेन को परेशान किया है। गुनियन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उधर मेंग जियाओ बहुत सावधानी से मेरे हाथ साफ कर रही थी। उसका भाव ऐसा था मानो वह किसी अनमोल खजाने को छू रही हो। मैं लगातार उसे देखता रहा। जियाओ, अगर मैं कुछ कहूं तो क्या तुम हमेशा मुझ पर विश्वास करोगी? करूंगी। थोड़ा रुककर उसने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा। जब तक वह बात तुमने कही है मैं उस पर विश्वास करूंगी। उसका जवाब सुनकर मेरा दिल भर आया। वह मेरी बातों पर इसलिए भरोसा नहीं करती थी क्योंकि मेरे बहाने अच्छे होते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मुझ पर भरोसा करती थी। मेंग जियाओ ने नरम स्वर में कहा, आचेन, आज से तुम आधे पहाड़ वाले इस विला में कहीं भी आ जा सकते हो। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। जियाओ, क्या सच में तुम मुझे बाहर जाने दोगी? लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। वह डर रही थी कि कहीं मैं बाहर जाकर फिर हमेशा के लिए गायब न हो जाऊं। कहो, अगर मुझे आजादी मिलती है तो मैं कोई भी शर्त मान लूंगा। मेंग जियाओ ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसी किसी जगह मत जाना जहां मैं तुम्हें ढूंढ न सकूं, और उस बच्चलन औरत से मिलने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं आगे से तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेंग जियाओ ने फिर मुझे गले लगा लिया। आचेन, ये मेरी आखिरी हिम्मत है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, दोबारा मुझे छोड़कर जाने की मत सोचो, ठीक है? उसकी कमजोर और असुरक्षित आवाज सुनकर मेरा दिल दुख उठा। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर सुकून ढूंढने लगी। आचेन, अच्छे बच्चे बनो। आगे से मैं तुम्हें दुनिया की हर सबसे अच्छी चीज दूंगी, बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। वह धीमे स्वर में मुझसे विनती कर रही थी। असल में मेरे मन में तो उस धोखेबाज औरत से बदला लेने की आग जल रही थी, लेकिन मेंग जियाओ की शर्त याद करके मैंने फिलहाल वह विचार छोड़ दिया। हालांकि उस औरत को अभी छोड़ सकता था, लेकिन अपने उस तथाकथित छोटे भाई को मैं आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसी समय मेरे सस्ते और निकम्मे पिता का फोन आया। बेचैन, अस्पताल क्यों जा रहे हो? मैंने व्यंग्य से कहा, क्या किसी ने मेरे लिए कफन तैयार कर लिया है? दूसरी तरफ वह गुस्से से फट पड़ा। मैं ठंडी हंसी हंसा। उसे अब भी लगता था कि मैं वही पुराना इंसान हूँ जिसे वह जब चाहे दबा सकता है। लेकिन अब जबकि वह खुद मेरे पास आया था, ये उन सबको सबक सिखाने का अच्छा मौका था। अगर लू यी बाई इतनी बुरी तरह घायल हो चुका है तो एक बड़े भाई के तौर पर मुझे भी उसे खास तोहफा देना चाहिए। जब तक वह पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ, मैं उसे अपने हाथों से नरक में धकेलने से नहीं हिचकूंगा। फोन काटने के बाद मैंने मेंग जियाओ को बताया कि मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। वह तुरंत चिंतित हो गई। अचानक अस्पताल क्यों जाना है? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? चोट तो नहीं लगी? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस लू परिवार की तरफ से कुछ बात है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि इन वर्षों में लू परिवार ने मेरे साथ इंसानों जैसा व्यवहार कभी नहीं किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, उन घटिया लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसके गाल को हल्के से दबाया और दृढ़ता से कहा, मुझे पता है, आगे से मैं भी उन लोगों को दोबारा अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। बात उन लोगों द्वारा फिर से इस्तेमाल किए जाने से बचने के लिए इस बार मैंने खुद ही अस्पताल जाने का प्रस्ताव रखा। बेशक मेरा असली मकसद उन मस्खरों को अपनी आंखों से देखना था। मेंग जियाओ ने मेरा दृढ़ रवैया देखा तो उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन चिंता के कारण उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि
वह भी मेरे साथ चलेगी। उसके मन में हमेशा यह डर रहता था कि कहीं मेरे साथ कोई अन्याय न हो जाए या मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसकी नजर में लू परिवार के लोग ऐसे खूंखार भेड़िए थे जो इंसानों को खा जाए और हड्डी तक न छोड़े। उसे डर था कि मैं कहीं उनके जाल में न फंस जाऊं, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने कामों से जियाओ को यह समझा देने वाला था कि उसकी सारी चिंताएं बिल्कुल बेकार हैं। अब वाला मैं पहले जैसा नहीं रहा था। मुझसे उलझना आसान नहीं था। जब हमारी दबदबे वाली काली सैन्य गाड़ी एक शानदार ढंग से सजी हुई फूलों की दुकान के पास से गुजरी तो मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और फिर अकेला ही नीचे उतर गया। फूलों की दुकान की मालकिन ने जैसे ही ग्राहक को आते देखा तुरंत मुस्कुराते हुए स्वागत किया। सर, किसे फूल देने हैं? चाहे तो मैं प्रोफेशनल सलाह दे सकती हूँ। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। किसी को देने नहीं आया हूँ, बस अस्पताल में एक ऐसे मरीज से मिलने जा रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मालकिन ने पास रखी सफेद लिली की ओर इशारा करते हुए कहा, तो लिली ले जाइए। अस्पताल में मरीजों को यही फूल देना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन मैंने उन लिली के फूलों की तरफ देखा तक नहीं। दुकान में चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद आखिरकार मुझे वही फूल मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने एक कोने में रखे सफेद गुलदाउदी चंद्रमल्लिका के फूलों का गुच्छा उठाया और मेंग जियाओ के सामने लहराते हुए कहा, जियाओ देखो लुई बाई के लिए मैंने कैसा फूल चुना है। दुकान वाली एकदम स्तब्ध रह गई और घबराकर बोली, सर ये फूल तो आम तौर पर मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी जीवित इंसान को यह देना बहुत अशुभ माना जाता है। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। मुझे तो यही अशुभता चाहिए। जितना ज्यादा मनहूस होगा उतना ही उस घटिया इंसान पर जंचेगा। दुकान वाली पूरी तरह हैरान रह गई। जब वह फूल पैक कर रही थी उसकी नजर बगल में खड़ी खूबसूरत महिला पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये आदमी दिखने में तो बहुत हैंडसम है लेकिन इसकी सोच समझ से परे है। उल्टा ये लड़की तो सीधी सादी और भोली लगती है। यही सोचकर उसने धीरे से मेंग जियाओ से कहा, मैडम हमारी दुकान के बाकी फूल भी बहुत सुंदर हैं। लड़कों को तो वैसे भी कम ही फूल मिलते हैं। अगर आप इन्हें फूल देंगी तो ये जरूर बहुत खुश होंगे। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेंग जियाओ को अर्थपूर्ण मुस्कान दी। मेंग जियाओ ने अचानक गंभीरता से पूछा, क्या आपकी नजर में प्रेमी प्रेमिका हमेशा एक दूसरे को फूल देते हैं? दुकान वाली हंसते हुए बोली, बिल्कुल। आजकल कौन सा प्रेमी जोड़ा है जो फूल नहीं देता? फूलों के बिना रोमांस कैसा? मेंग जियाओ ने उसकी अजीब नजरों की परवाह नहीं की। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज चेन, तुमने आज तक मुझे कभी फूल नहीं दिए। दुकान वाली ये सुनकर दंग रह गई। मैं भी उसके इस अचानक नखरे से पूरी तरह चौंक गया और हैरानी से उसे देखने लगा। तुम सच में ये बात कह रही हो? आखिरकार जब हम फूलों की दुकान से बाहर निकले उसके हाथ में लाल गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता था। उसके होठों पर मुस्कान इतनी गहरी थी कि जैसे आसमान छूने वाली हो। वो उन गुलाबों को बड़ी सावधानी से कार की पिछली सीट पर रख रही थी, मानो कोई अनमोल खजाना हो। उसे देखकर मेरे मन में हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक अगरबत्ती और पूजा की थाली की कमी हो, वरना वह उन फूलों की पूजा ही शुरू कर देती। मैंने असहाय होकर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा, जियाओ ये तो सिर्फ फूलों का एक गुलदस्ता है, तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो? वह हल्के से खंखार कर बोली, मैं इतनी भी खुश नहीं हूँ। लेकिन उसकी मुस्कान छिप ही नहीं रही थी। मैंने तुरंत उसकी पोल खोल दी। जियाओ तुम्हारे कानों के सिरे तक लाल हो चुके हैं। उसकी शर्मीली शक्ल बेहद प्यारी लग रही थी। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल निरुत्तर हो गई। मैं आराम से सहचालक वाली सीट पर बैठा और नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर टिक गई। आज उसे छेड़ने का अच्छा मौका था। मेरी शरारती उंगलियां धीरे धीरे उसकी जांघ पर जा टिकी और जानबूझकर हल्के से फिसलने लगी। मेंग जियाओ के हाथ जो स्टीयरिंग थामे हुए थे अचानक कस गए। मैंने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मानना पड़ेगा आसास तो काफी अच्छा है। पहले जो मैंने छुआ था उससे तो ये कहीं बेहतर है। मेंग जियाओ ने मेरी उस शरारती हथेली को पकड़ लिया जो उसकी जांघ पर घूम रही थी। उसका स्वर अचानक ठंडा हो गया जिसमें हल्की सी जलन भी झलक रही थी। आखिर किस औरत का स्पर्श था जिसे तुम अब तक भूल नहीं पाए हो? मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। अरे जाओ, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब था तुम्हारी स्कर्ट का कपड़ा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, छूने में बहुत मुलायम और चिकना लगता है। मेंग जियाओ का हाथ एक पल को रुक गया और उसका पूरा शरीर थोड़ा अकड़ सा गया। अच्छा तो फिर ठीक है, मैंने जानबूझकर मासूमियत से पूछा। कपड़े के अलावा और क्या हो सकता था? जाओ, तुमने अभी क्या समझ लिया था? मेंग जियाओ ने गहरी सांस ली। मैंने भी यही सोचा था कि तुम स्कर्ट की बात कर रहे हो। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन हाथ फिर से उसकी जांघ पर रख दिया। इसी बीच हम अस्पताल पहुंच चुके थे। इस समय लू यीबाई बुरी हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसकी दोनों टांगें मोटी पट्टियों से बंधी हुई थी। शांगवान और लूचे उसके आसपास खड़े होकर उसकी चिंता कर रहे थे। जैसे ही लू यीबाई ने अपनी माँ को देखा वह जोर जोर से रोने लगा। माँ, ये सब लिन चेन उस निकम्मे की वजह से हुआ है। उसने जानबूझकर मुझे मरवाने की कोशिश की। ये कहते हुए उसने मेज पर रखा पानी का गिलास जमीन पर दे मारा। आपको नहीं पता वह मुझे कैसी नजरों से देख रहा था। शांगवान ने तुरंत उसे दिलासा दिया, यीबाई शांत हो जाओ, उस जैसे आदमी पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। जब वह यहाँ आएगा
मैं उससे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मंगवाऊंगी। फिर उसने सावधानी से एक बैंक कार्ड निकाला और बेटे को थमा दिया। ये भाई, इसमें 1 करोड़ नहीं 1 मिलियन 10 लाख के बराबर विदेशी राशि नपा है। तुम्हारे पिता से लेकर आई हूँ, तुम इसे आराम से खर्च करो। राशि सुनते ही लू ये बाई का चेहरा कुछ बेहतर हुआ, लेकिन उसकी आंखों में जलन अभी भी बनी हुई थी। उसने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, माँ, आखिर लिन चेन की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? तीसरी मिस ने उसे पसंद कर लिया, उसे आधे पहाड़ वाली आलीशान विला में रहने दिया। वह गंवार इसके लायक नहीं है। तीसरी मिस के पास रहने का हक मेरा था। शांगवान ने बेटे को सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं उस आदमी से तुम्हारी सारी खुशियां वापस छीन लूंगी। वह उन ऐशो आराम का हकदार नहीं है। उसकी औकात तो हमारे घर में नौकर बनने की है। उसी समय मैंने दरवाजा खोलकर ठंडी हंसी के साथ कहा, सच में? तो मैं हमेशा से सिर्फ एक नौकर ही था? शांगवान, जो अभी तक गुस्से में बोल रही थी, अचानक मेरे पीछे खड़ी मेंग जाओ को देखकर डर गई। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और आवाज गले में अटक गई। उसने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। अरे, तुम आ गए, जल्दी अंदर आओ। फिर उसने घबराकर मेंग जाओ की ओर देखा। तीसरी मिस, आप भी बैठिए। मैंने हैरानी का नाटक किया। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि आपके दिल में मेरी जगह सिर्फ एक नौकर की है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। शांगवान घबराकर बोली, चेन, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया है। मैं मुस्कुराया। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वो 1 मिलियन वाला बैंक कार्ड मुझे क्यों नहीं मिला? मैंने दुखी चेहरा बनाते हुए पूछा। क्या इतने सालों का आपका प्यार सिर्फ झूठ था? उसके चेहरे पर झेप और तिरस्कार दोनों झलक गए। आचेन, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? कुछ दिन बाद मैं खुद ये कार्ड तुम्हें दे देती। मैं मन ही मन हंस पड़ा। स्पष्ट था कि वे इसे मुझे देना ही नहीं चाहते थे। मैंने उदास स्वर में कहा, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती तो भी ठीक है। मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ। मेरे पीछे खड़ी मेंग जाओ की आभा और ठंडी होती जा रही थी। उसकी निगाहें शांगवान पर जम गई। लू यीबाई ने तुरंत कार्ड को और कसकर पकड़ लिया। यीबाई छोड़ो! मेंग जाओ की मौजूदगी से डरी हुई शांगवान ने मजबूरी में बेटे के हाथ से कार्ड छीना और मेरी ओर बढ़ा दिया। आचेन, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रही। बस यीबाई की हालत खराब थी, इसलिए पहले उसे देना चाहती थी। अगर तुम्हें अभी चाहिए तो लो। मैं इन नाटकों से तंग आ चुका था। बाहर वालों के सामने वह हमेशा एक दयालु माँ का अभिनय करती थी, लेकिन घर के दरवाजे बंद होते ही उसने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। मैंने बिना भाव के कार्ड ले लिया। कितनी हास्यास्पद बात थी। मुंह से कह रही थी कि कार्ड मेरा है, लेकिन उंगलियां अब भी उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी। मैंने कार्ड जेब में डालते हुए कहा, तो फिर आपकी उदारता के लिए धन्यवाद मिसेस लू। ये 1 मिलियन लू परिवार को काफी समय तक चुभने वाला था। मैं जानबूझकर उनके चेहरे पर वह बेबसी देखना चाहता था जब वे कुछ कर भी न सके। जैसा मैंने सोचा था, लू यीबाई गुस्से से कांपने लगा। मैंने पास रखी मेडिकल रिपोर्ट उठा ली। रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी चोटें हल्की थीं और स्थायी विकलांगता का कोई खतरा नहीं था। इसे देखकर मुझे निराशा हुई। अफसोस, इसे तो बहुत आसानी से छोड़ दिया गया। मैं उसके पास जाकर मुस्कुराया। अरे, यीबाई की हालत कैसी है? कहीं उसे पूरी जिंदगी बिस्तर पर तो नहीं रहना पड़ेगा? लू यीबाई का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं, जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया था, अब उसके सामने चिंता जताने का नाटक कर रहा हूँ। उसके लिए यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। उसने मन ही मन कसम खाई, जैसे ही मेंग जाओ यहाँ से जाएगी, वह अपनी सारी ताकत लगाकर लिन चेन को ऐसी सजा देगा कि वह न जी पाएगा और न मर पाएगा। ये भाई देखो, ये फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे भाई ने खास तुम्हारे लिए कई जगह घूम कर चुना है। तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। जब लू यीबाई ने उस सफेद चमकते गुलदस्ते को देखा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैं मन ही मन हंस पड़ा। जब पिछले जन्म में उन्होंने मेरे साथ वह सब किया था, तो अब मेरे लिए ऐसा करने में क्या हर्ज था? तुमने हिम्मत कैसे की ऐसे फूल देने की? लू यीबाई ने आंखें फाड़कर मुझे घूरा, लेकिन मेंग जियाओ की मौजूदगी के कारण वह कुछ कह भी नहीं सका। मेंग जियाओ आगे बढ़ी। उसकी नजर सीधे लू यीबाई पर जा टिकी और उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सुनने वाला कांप जाए। आचेन ने खुद अपने हाथों से ये फूल खरीदे हैं। तुम्हें पसंद नहीं है क्या? ये उसकी तरफ से तुम्हारे लिए खास भावना है। तुम्हें इन्हें नापसंद करने का क्या अधिकार है? लू यीबाई का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। वह जल्दी से बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद आचेन। मुझे यह सब बेहद व्यंग्यात्मक लग रहा था। लू यीबाई गुस्से से कांप रहा था, लेकिन फिर भी दांत खींचकर बोला, तो बड़े भाई की इस भावना के लिए धन्यवाद। मैं उन दोनों को ठंडी नजरों से देख रहा था। मेरी आंखों में जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। ये बदला तो अभी बस शुरुआत थी। मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया, जब मैं आग में बुरी तरह झुलस गया था, फिर एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हुआ और अंत में उस महिला को भी अपने साथ बर्बादी में घसीट लिया था, जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। इस खून के कर्ज को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरा चेहरा और भी गंभीर हो गया, यहाँ तक कि कुछ डरावना भी लगने लगा। मेंग जियाओ ने शायद मेरी भावनाओं में आए बदलाव को महसूस कर लिया। वह आगे बढ़ी और धीरे लेकिन मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गर्माहट ने मेरे दिल का सारा अंधेरा पल भर में दूर कर दिया। मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा। मैंने उसकी चिंतित आंखों की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ जियाओ, मैं यहाँ थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ।
कुछ निजी बातें निपटानी है, तुम बाहर इंतजार करोगी? मेंग जियाओ ने सिर हिलाया। लू परिवार के ये पुराने हिसाब किताब तुम्हें खुद ही चुकाने होंगे, तभी सुकून मिलेगा। फिर वह मेरे कान के पास झुककर बोली, खुद को जरा भी तकलीफ मत देना, समझे? मैंने हामी भर दी। जब तक उसकी परछाई दरवाजे से गायब नहीं हो गई मैं उसे देखता रहा। अब कमरे में केवल हम 3 लोग बचे थे। तभी शांग वान के चेहरे पर चढ़ा हुआ झूठा मुखौटा पूरी तरह उतर गया। वह गुस्से से बोली, लू चेन, तुम निकम्मे, जल्दी से बैंक कार्ड यीबाई को वापस करो। वह कार्ड उसी का है, तुम्हारे जैसे आदमी को उस पैसे पर कोई हक नहीं। लू यीबाई भी बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, भैया नाराज मत होइए, आप जानबूझकर नहीं ले गए होंगे, और ज्यादा मत सोचिए, जब पापा का बड़ा बिजनेस पूरा हो जाएगा तो वे आपको भी कुछ जेब खर्च दे देंगे। उसके दान देने वाले लहजे को सुनकर मैं हंस पड़ा। मेरे इस प्यारे छोटे भाई की एक्टिंग सच में 10 साल बाद भी वैसी ही थी, कमाल की। जब उसने देखा कि मैं पहले की तरह उसकी बातों में नहीं आ रहा तो वह बेचैन हो गया। भैया मम्मी को नाराज मत कीजिए, जल्दी से कार्ड मुझे लौटा दीजिए। मैंने उसकी ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा, ये कार्ड चाहिए? सपने देखना बंद करो। उन माँ बेटे के लालची चेहरे देखकर मेरे मन में केवल उपहास था। आज मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मिस थर्ड यंग लेडी ने अपनी आंखों से देखा था कि वह कार्ड अभी भी मेरे हाथ में है। हम अब कह रहे हो वापस कर दो? अगर बाद में तीसरी मिस ने पूछ लिया कि कार्ड कहाँ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? यह सुनकर शांग माँ काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार वह गुस्सा पीकर रह गया और मुझे यह फायदा उठाने दिया। फिर उसने जबरन बात बदलते हुए ऊंची आवाज में मुझसे सवाल करना शुरू किया। यीबाई के पैरों पर जो चोटें हैं सब तुम्हारी वजह से हैं। तुम एहसान फरामोश बदमाश, मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसकी विकृत शक्ल की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस लापरवाही से बिस्तर पर पड़े आदमी को थपथपाते हुए कहा, यीबाई तुम तो हर हाल में उस हाफ माउंटेन विला में रहना चाहते थे, है ना? लू यीबाई गुस्से से कांपने लगा। अगर तुम सच में मेरी मदद कर रहे थे तो फिर तीसरी मिस ने आखिर मुझे वहां रहने क्यों नहीं दिया? मैंने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा, क्योंकि तीसरी मिस तुम्हें दिल से नापसंद करती है। उनके जैसे स्तर की नफरत के सामने मैं क्या कर सकता हूँ? क्या सड़क किनारे से निकल आए किसी बदबूदार चूहे को भी मैं तीसरी मिस की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती पसंद करवाऊं? लू यीबाई की आंखें गुस्से से बाहर निकलने को थी। उधर उसकी माँ ने जब अपने लाडले बेटे की ये हालत देखी तो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, चाहे कुछ भी हो यीबाई के घायल होने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभी इसी वक्त घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। वह गालियां देती हुई मुझे जबरदस्ती जमीन पर झुकाने आई, लेकिन जैसे ही उसका गंदा हाथ मुझे छूने वाला था मैंने उसकी कलाई पकड़कर जोर से झटका दिया। वह सीधा 5 मीटर दूर जाकर गिरी। ये देखकर भी लू यीबाई नहीं रुका। टूटी हुई टांग पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वह मेरी तरफ झपटा, लेकिन मुझे छूने से पहले ही मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। घुटनों पर बैठकर माफी मांगना इतना पसंद है तो खुद क्यों नहीं कर लेते? मैं धीरे धीरे झुककर उसके पास गया। लो यीबाई, इतनी भी जल्दी मत करो। तुम लोगों ने मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है वह एक बार में चुकने वाला नहीं है। आखिरकार मैं उस घुटन भरे अस्पताल के कमरे से बाहर निकल आया। अस्पताल के बाहर मेंग जियाओ कार के पास खड़ी थी। उसकी नजर लगातार आने जाने वाले हर व्यक्ति पर थी। मैं जानता था कि उसे डर था कि कहीं मुझे अंदर कोई नुकसान न पहुंचा दे या फिर मैं अचानक गायब न हो जाऊं। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसने मुझे अस्पताल के गेट से बाहर आते देखा तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वह तुरंत मेरे पास आई और सिर से पैर तक मेरी अच्छी तरह जांच करने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रख लिया। चिंता मत करो, मुझे कोई चोट नहीं लगी। आखिर असली बदकिस्मत तो कमरे के अंदर बैठे लू परिवार के लोग हैं। जियाओ चलो घर चलते हैं। मेंग जियाओ मुझे हैरानी से देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, आज तो मैंने अपनी काबिलियत से लू परिवार से पूरे 10 लाख युआन निकलवा लिए हैं। मैंने दिखावे से वह बैंक कार्ड निकालकर उसके सामने लहराया। मुझे पैसों को देखकर चमकती आंखों के साथ देखते हुए वह थोड़ा करीब आई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें सच में इन बाहरी चीजों से इतना लगाव है? मैं तो लगभग तुरंत सिर हिलाने वाला था। आखिर पैसा किसे बुरा लगता है? जितना ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना सीधा जवाब देना कुछ ज्यादा ही साधारण होगा, इसलिए मैंने जल्दी से एक अलग बहाना बना लिया। असल में मैं लालची नहीं हूँ, मैं तो बस उन बेघर पैसों को एक गर्मजोशी भरा घर देना चाहता हूँ। मेरी गंभीर शक्ल देखकर मेंग जियाओ हंसी रोक नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल वह सचमुच सोचने लगी, अगर अचेन को पैसे इतने पसंद हैं और मैं संयोग से बेहद अमीर हूं तो क्या वह मुझे भी थोड़ा ज्यादा पसंद करेगा? क्या इसका मतलब है कि हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं? पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे विला पर बिखर रही थी। मेंग जियाओ कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक ऐसी काली कार्ड थी जो ऊंचे दर्जे और हैसियत का प्रतीक थी। जैसे ही मेरी नजर उस काले कार्ड पर पड़ी मुझे एक अजीब सी परिचित भावना महसूस हुई। क्या यह सच में मेरे लिए है? मुझे ऐसा देखते ही मेंग जियाओ का चेहरा लाल हो गया। उसने घबराकर नजरें फेर लीं और धीरे से सिर हिला दिया। फिर वह संकोच के साथ बिस्तर के किनारे बैठ गई। मैं तुरंत उसके पास जाकर बैठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हो? हाफ माउंटेन विला लौटने के बाद पुनर्जन्म वाली पहली रात के उस हादसे को छोड़कर हम दोनों के बीच इतनी नजदीकी कभी नहीं हुई थी। मेरे अचानक इस तरह गले लगाने से हमेशा शांत और ठंडी रहने वाली मेंग जियाओ भी
थोड़ी असहज हो गई। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तीसरी मिस तो सच में बहुत उदार है, एक बार में इतना जेब खर्च दे दिया, ऊपर से इतनी खूबसूरत, और तुम्हारा यह बेहतरीन फिगर भी, सब कुछ बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक है। मेंग जियाओ को हमेशा लगता था कि मेरी तारीफों में कुछ अजीब सा छिपा रहता है, लेकिन वह खुद को समझाती रही। आचेन हमेशा से सीधा सादा और मासूम रहा है, वह जानबूझकर मुझे छेड़ नहीं रहा होगा। मैंने चोरी चोरी उसकी शर्माई हुई शक्ल देखी और मन ही मन बेचैन हो उठा। इस जन्म में यह औरत इतनी संयमी कैसे हो गई? मैं मन ही मन सोच रही थी, क्या इतना आगे बढ़कर भी मैं उसे प्रभावित नहीं कर पा रही हूँ? अगर यह पिछला जन्म होता तो वह पागलों की तरह खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन अब वह इतना शांत और संयमित बना हुआ था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात को छोड़कर जब मैं अभी अभी पुनर्जन्म लेकर लौटी थी, इन दिनों वह हमेशा मर्यादा में रहा था। उसने कभी कोई हद पार करने वाली हरकत नहीं की। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या सच में उसका स्वभाव बदल गया है। मेरी दाहिनी बाह अब भी उसके कंधों को मजबूती से थामे हुए थी। उसने थोड़ा हटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे और करीब खींच लिया। उसकी खूबसूरत ड्रेस का कंधे वाला पट्टा हल्का सा खिसक गया। शांत कमरे में अब केवल दोनों की तेज होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेंग जियाओ ने अपनी थोड़ी अस्त व्यस्त ड्रेस की ओर देखा, फिर घबराकर मेरी तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में हैरानी थी और गाल तुरंत लाल हो गए। उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर भटकने लगी। मैंने उसके लाल चेहरे और कांपती पलकों को देखा तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये कहां उसका मुझे लुभाना था? असल में तो मैं ही खुद को उसके करीब आने से रोक नहीं पा रहा था। अब तक जो शांति और संयम मैंने बनाए रखा था, वह इस पल पूरी तरह टूट चुका था। नजरें मत चुराओ। मेरी आवाज भारी और धीमी थी, जिसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। हम पहले ही बिस्तर के किनारे साथ बैठे थे और अब हमारे बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। कमरे का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। मेंग जियाओ का पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया। उसके कान तक लाल हो चुके थे। घबराहट में उसने अपनी ड्रेस का किनारा कसकर पकड़ लिया। वह शर्मिंदा भी थी और घबराई हुई भी, लेकिन मुझे दूर धकेल नहीं पा रही थी। वह थोड़ा पीछे हटना चाहती थी, मगर मैंने धीरे से उसकी कमर थाम ली। उसकी बेकाबू धड़कनें और मेरी नजरें आपस में उलझ गई। काफी समय से दोनों जिस मधुर और रोमांटिक पल का इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार सामने था। मेरे पूरे शरीर में जैसे उत्तेजना दौड़ गई। मैं उसकी लाल पड़ती खूबसूरत सूरत को देखता रहा। उसकी आंखों में कोमलता भी थी और हल्की सी घबराहट भी। मैं धीरे धीरे झुकने लगा, बस उसे चूमने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी क्षण जब हमारे होंठ लगभग छूने वाले थे, मेंग जियाओ ने घबराकर कंबल खींच लिया और हमारे बीच रख दिया। उसकी आवाज थोड़ी अस्वाभाविक लग रही थी। आचेन, तुम सो जाओ। वह पल वहीं टूट गया। मैंने आंखें खोल दी और भीतर से बेहद निराश महसूस किया। किसने कहा कि मैं यह सब अपनी इच्छा के खिलाफ कर रही थी? मैं तो जानबूझकर उसके करीब आना चाहती थी, उसे चूमना चाहती थी, उसे छेड़ना चाहती थी। मैं मेंग जियाओ को उठकर बाथरूम की ओर जाते हुए देखती रही। मेरी आंखों में असफल कोशिश की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। इतनी तैयारी के बाद भी बात वहीं की वहीं रह गई, मानो मैं अंदर ही अंदर फट पड़ूंगी। मेंग जियाओ बाथरूम में गई और शीशे में अपना हल्का लाल चेहरा और अस्त व्यस्त ड्रेस देखी। वह धीरे से भौहें सिकोड़ बैठी, सिर्फ इसलिए कि आचेन मेरे थोड़ा करीब आ गया। मेरा दिल इतनी बुरी तरह क्यों धड़कने लगा? मैं कभी भी उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर पाई। पहले जब वह मेरे प्रति ठंडा रहता था, तब भी मैं उसकी ओर खींची चली जाती थी, और अब जब उसका पूरा दिल मेरे लिए धड़कता है तो हाल और भी बुरा है। अभी अभी हुए उस पल को याद करते हुए उसके होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई, लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर निकली, तब तक वह फिर से अपनी सामान्य शांत और ठंडी छवि में लौट चुकी थी। जैसे ही वह बिस्तर में लेटी, मैं तुरंत करवट लेकर उसकी तरफ मुड़ा। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरा सीना उसकी पीठ से लगा हुआ था और मेरी बाह स्वाभाविक रूप से उसकी कमर के चारों ओर लिपट गई। पता नहीं कब से मुझे उसे गले लगाकर सोने की आदत पड़ गई थी। अब केवल उसके पास होने पर ही मुझे सुकून मिलता था। पहले मैं कभी किसी पर इतना निर्भर नहीं था, लेकिन अब बस उसे अपनी बाहों में भर कर रखना चाहता था। मेंग जियाओ का शरीर हल्का सा सख्त हो गया, फिर धीरे धीरे वह ढीली पड़ गई और मुझे उसे गले लगाने दिया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी बाह थपथपाई और धीमी लेकिन दृढ़ आवाजों में कहा, आचेन, तुम कभी भी मुझे छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना। एक दिन मैं मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाज से जाग गया। एक संदेश आया था, आचेन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। भेजने वाली जियांग जियांग थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। ये उसी धोखेबाज लड़की का संदेश था। आचेन, डरो मत, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। मेंग जियाओ एक शैतान है, हम दोनों उससे छुटकारा पा सकते हैं। मैं तिरस्कार से हंस पड़ा। ऊपर से वह मेरी बहुत परवाह करने का नाटक करती थी, लेकिन पीछे से पहले ही लू यीबाई के साथ संबंध बना चुकी थी। घिनौनी औरत। उसका अगला संदेश आया, आज रात एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वेनचेंग से दूर ले जाऊंगी, उस औरत मेंग जियाओ से हमेशा के लिए। मैंने संदेश पढ़ा और तुरंत उसका नंबर समेत उसके सारे संपर्क ब्लॉक कर दिए। अभी मैं जियांग जियांग से सीधे नहीं निपट सकता था। तीसरी मिस अभी मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती थी। इस समय उससे मिलने पर मेंग जियाओ नाराज हो जाती। मैं अब उसे निराश नहीं करना चाहता था। मैंने मेंग जियाओ को फोन लगाया, बस उसकी आवाज सुनना चाहता था। उधर मीटिंग रूम में अचानक फोन की घंटी बजी और गंभीर माहौल टूट गया। सहायक ने सावधानी से कहा, तीसरी मिस, आपका फोन है। मेंग जियाओ बैठक की अध्यक्षता कर रही थी, इसलिए उसका फोन सहायक के पास था। काट दो, उसने अधीरता से कहा। सहायक ने झिझकते हुए जवाब दिया, मिस, ये मिस्टर लिंग चेन का कॉल है।
क्या आप बात करना चाहेंगी? उसने फोन आगे बढ़ा दिया। मेंग जियाओ ने फोन लिया। दूसरी तरफ मेरी आवाज आई, जियाओ जियाओ, क्या तुम अभी व्यस्त हो? मैंने कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैंने जानबूझकर धीमी और मोहक आवाज में पूछा। तुम्हारे आसपास कोई और तो नहीं है? मेंग जियाओ के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नहीं। मीटिंग रूम में बैठे सभी शेयरधारकों के मन में एक ही बात आई, तो क्या हम इंसान नहीं है? यह सुनकर कि उसके आसपास कोई नहीं है, मैं और खुलकर बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नई ड्रेसेस खरीदने जा रहा हूँ। कल वाली ड्रेस तो मैंने फाड़ दी थी, इसलिए आज नई ले आऊंगा। मेंग जियाओ ने हल्की सी हूं की आवाज निकाली और उसके होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। जब मैं शॉपिंग बैग लेकर मॉल से बाहर निकला, तभी एक आकृति अचानक मेरी ओर झपटी। आचेन, आखिरकार मैं तुमसे मिल गई। जियांग जियांग सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ी, लेकिन मैंने उसे तुरंत धक्का देकर अलग कर दिया। जियांग जियांग, मुझसे चिपकने की कोशिश मत करो। मैंने गहरी सांस ली और किसी तरह अपने भीतर के गुस्से को दबाया, वरना मुझे डर था कि मैं यहीं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। जियांग जियांग तुरंत नाराज हो गई। लिंग चेन, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? जब तक मेरा धैर्य बाकी है मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें मेंग जियाओ से दूर ले जा रही हूँ। मैंने भौहें चढ़ाई। मैं उससे दूर क्यों जाऊं? वह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है, मुझे तो हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। जियांग जियांग घमंड से बोली, क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हें कैद करके रखा था? इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैंने उसे कूड़े की तरह देखा। क्या तुम मेरे छोटे भाई के साथ नहीं थी? दूर हटो, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। जियांग जियांग तुरंत तिलमिला उठी। मेरे और ये बाई के बीच कुछ नहीं हुआ। अगर तुमने फिर ये बात उठाई तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। फिर उसने कहा, मुझसे बच्चों जैसी जिद मत करो। मेरा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेंग परिवार की कुछ संपत्ति साथ ले लो। आज रात हम टिकट खरीद कर यहाँ से निकल जाएंगे। अब उसकी असली फितरत पूरी तरह सामने आ चुकी थी। मैं मन ही मन हंसा। सच में उसे थप्पड़ मारने का बहुत मन कर रहा था। वह फिर बोली, क्या तुम्हें पता है कि मेंग जियाओ मानसिक रोगी है? उसे कभी भी दौरा पड़ सकता है। वह लोगों को मार सकती है। अगर तुम उसके पास रहे तो। चटक, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसके चेहरे पर तुरंत 5 उंगलियों का निशान उभर आया। मैंने लापरवाही से भौंहा उठाई। जियांग जियांग गुस्से से मुझे घूरने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा। लिंग चेन, एहसान मत भूलो, जब मेंग जियाओ तुम्हें मार डालेगी तब तुम्हारी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर उसने धमकी दी, अगर अब भी मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अपना वफादार आदमी बनाए रखूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी और तुम्हें मेंग जियाओ के हाथों मरने दूंगी। उसकी धमकियां सुनकर मैंने ऊपर से आज्ञाकारी बनने का नाटक किया। जियांग जियांग, मैं तो बस तुम्हारी सच्चाई परख रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उसे शांत नजरों से देखा। कुछ लोग खुद मौत को दावत देते हैं, उन्हें रोकना भी बेकार है। अगर ऐसा है तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा। जियांग जियांग ने ठंडी आवाज में कहा, लिंग चेन, अपनी हैसियत पहचानो। बाहर की उन औरतों के पीछे मत भागो। मुझे ऐसे आदमी पसंद नहीं है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और उसकी बातों से सहमत होने का दिखावा किया। फिर मैं उसके साथ कार में बैठ गया। उधर पहाड़ी पर बने आलीशान विला में मेंग जियाओ ने अपना काम जल्दी निपटाया और बिना रुके घर लौट आई। लेकिन जब वह घर पहुंची उसे मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। उधर नौकरानी चेन माँ ने बताया कि यंग मास्टर आचेन दोपहर में ही बाहर चले गए थे। मेंग जियाओ को लगा कि मैं अभी भी मॉल में हूँ, इसलिए वह ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर मेरा इंतजार करने लगी। आधा घंटा बीत गया लेकिन मैं वापस नहीं आया। तभी एक नौकर उसके पास एक लिफाफा लेकर आया। मैडम, ये आपके लिए है। मेंग जियाओ ने लिफाफे को देखा तो उसके दिल में अचानक एक बुरा एहसास पैदा हुआ। मुझे दो। उसने लिफाफा खोला और अंदर रखी चीजें निकाली। जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी उसका चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। अंदर कई तस्वीरें थी। तस्वीरों में जियांग जियांग मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। मेंग जियाओ ने दांत भींच लिए, फिर उसी औरत से मिलने चला गया और उस पर मुस्कुरा भी रहा है। इसने मुझसे वादा किया था कि वह उस औरत जियांग जियांग से कभी नहीं मिलेगा। लगता है उसने मुझसे सिर्फ झूठ बोला था। लिफाफे में कुछ चैट के स्क्रीनशॉट भी थे। उनमें सबसे साफ लिखा था, आज रात एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेकर गुआनचेंग से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेंग जियाओ नाम के उस शैतान से दूर। मेंग जियाओ के होंठ कांपने लगे। आचेन फिर से भाग रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आचेन अगर झूठ ही बोलना था तो पूरी जिंदगी क्यों नहीं बोल पाया? उसने तस्वीरों को गुस्से में टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी लाल आंखें किसी पागल इंसान जैसी लग रही थी। अचानक उसके मुंह से खून की एक तेज धार निकल पड़ी, लेकिन उसने इसकी भी परवाह नहीं की और ठंडी आवाज में आदेश दिया, एयरपोर्ट जाओ और उसे किसी भी कीमत पर वापस लेकर आओ। दूसरी तरफ कार में सिर्फ मैं और जियांग जियांग बैठे थे। दरवाजा बंद होते ही उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बगल में बैठा मैं कितना खतरनाक बन चुका हूँ। वह मुस्कुरा कर बोला, आचेन, तुम्हें पहले ही मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने झटके से चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया। वह बुरी तरह घबरा गया। तुम क्या कर रहे हो? चाकू हटाओ। मेरे हाथ ने चाकू पर थोड़ा और दबाव डाला। उसकी गर्दन से खून की पतली धार निकल आई। लाल खून देखकर मेरा दिल और भी ज्यादा दर्द से भर गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, शांत रहो, ज्यादा चिल्लाए तो और जल्दी मरोगे। कार की साउंड प्रूफ बॉडी की वजह से बाहर किसी को न कुछ दिखाई
दे सकता था, न अंदर की कोई आवाज सुनाई दे सकती थी। यही मौका मेरे लिए सबसे सही था। जियांग जियांग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। वह कांपती आवाज में बोला, अभी के अभी चाकू नीचे रख दो, मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं ठंडे स्वर में हंसा, कुछ हुआ ही नहीं? मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, बताओ तुम्हें मारने का कौन सा तरीका चुनूं? मेरी बीमार और डरावनी आवाज सुनकर जियांग जियांग को आखिर समझ आ गया मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसके पैर डर से बुरी तरह कांपने लगे। मैं गलत थी, सच में गलत थी। मुझे दूसरे मर्दों के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए थे। मुझे तुम्हारे छोटे भाई को भी बहकाना नहीं चाहिए था। मैंने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि तुमने तीसरी मिस को चोट पहुंचाई। अगले ही पल औरत दर्द से चीख उठी। मैं उसके दर्द से तड़पते चेहरे को देखकर भी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उस धोखेबाज औरत का घमंड और उसका खूबसूरत चेहरा दोनों बर्बाद हो चुके थे। आखिरकार मेरे मन को सुकून मिला। हाफ माउंटेन विला मेंग परिवार के बुजुर्ग तेजी से विला पहुंचे। उनके साथ देश के 10 से ज्यादा मशहूर डॉक्टर थे और पीछे दर्जनों बॉडीगार्ड चल रहे थे। घबराए हुए झांग बटलर दौड़कर बोले, मालिक आप आ गए। तीसरी मिस का दौरा फिर से पड़ गया है। इस बार उनकी हालत पिछली बार से भी ज्यादा गंभीर लग रही है। पूरा ड्राइंग रूम टूटी हुई चीजों से भरा पड़ा था। बुजुर्ग ने तुरंत आदेश दिया, पहले जियाओ की भावनाओं को शांत करो, किसी भी तरह उसे दवा खिलानी होगी। लेकिन अब किसी में भी मेंग जियाओ के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। मेंग जियाओ सामने खड़े लोगों को घूर रही थी। उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपने ही परिवार को पहचान नहीं पा रही थी। वह लगातार चीजें उठाकर फेंक रही थी, जैसे अपने अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकाल रही हो। उसने पूरी तरह अपना होश खो दिया था। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो वह खुद को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर सकती थी। सब लोग घबरा कर कोई उपाय सोचने लगे। तभी किसी ने कहा, तीसरी मिस को इस बार दौरा इसलिए पड़ा है क्योंकि लिंग चेन सुबह से गायब है, उसे तुरंत वापस लाना होगा। गु न्यान न्यान ने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि उस आदमी के इरादे ठीक नहीं है। कुछ ही दिनों में उसने अपनी असली औकात दिखा दी। बुजुर्ग ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। फिर वही लिंग चेन, वही लड़का जियाओ की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। उन्होंने गुस्से में आदेश दिया, और लोग भेजो, चाहे बांध कर ही क्यों न लाना पड़े, उसे वापस लेकर आओ। लेकिन गुस्से के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जोर की खांसी आने लगी। मेंग परिवार के बुजुर्ग मेंग जियाओ के नाना थे। उन्हें पता था कि कुछ समय पहले जियाओ मुझे घर लेकर आई थी। शुरुआत में उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। उनकी सोच थी कि अगर जियाओ खुश है तो वही काफी है। लेकिन मेरे आने के बाद उनके नजरिए में सब बदल गया। उनकी नजर में मैंने पूरे विला का चयन छीन लिया था और अब मेरी वजह से जियाओ की बीमारी फिर से भड़क गई थी। इसी कारण उनके मन में मेरे लिए नफरत बढ़ती गई। उन्होंने कई बार जियाओ से कहा कि मुझे घर से निकाल दे, लेकिन जियाओ ने कभी उनकी बात नहीं मानी। वह आज भी मुझे अपनी सबसे कीमती चीज की तरह संभाल कर रखती थी। जब सब लोग बेबस खड़े थे तभी अचानक चेन माँ खुशी से चिल्लाई, लिंग चेन मास्टर वापस आ गए। जैसे ही मैं विला के अंदर पहुंचा, बाहर खड़ी भीड़ देखकर हैरान रह गया। बीच में तीसरी मिस के नाना भी खड़े थे। मैंने उलझन में पूछा, आखिर हुआ क्या है? गो न्यान ने मुझे घृणा और हैरानी भरी नजरों से देखा, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं बेचैनी से अंदर देखने लगा। जियाओ कहाँ है? वह कहाँ है? मैं बस उसे जल्दी से जल्दी देखना चाहता था। मैं उसके लिए खास तौर पर एक खूबसूरत ड्रेस खरीद कर लाया था। मैं उसकी मुस्कान देखने के लिए समय देखकर ही घर लौटा था। आमतौर पर इसी समय जियाओ घर आती थी। तभी किसी ने गुस्से में कहा, तुम उस औरत के साथ भाग गए थे? क्या तीसरी बहन को गुस्से से मार डालना चाहते थे? देख लिया, अब उन्हें फिर दौरा पड़ गया है। खुश हो? दौरा, ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? मैं तुरंत आगे बढ़ा, रास्ता छोड़िए, मुझे तीसरी मिस से मिलना है। लेकिन बुजुर्ग ने अपनी छड़ी आगे करके मुझे रोक लिया। मैंने विनती करते हुए कहा, नाना जी, मुझे पता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इस बार मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं भी तीसरी मिस के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन बुजुर्ग की आंखों में सिर्फ निराशा थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें फिर से जियाओ को चोट पहुंचाने का मौका नहीं दूंगा। मैं समझ गया। उनकी नजर में मुझे अंदर जाने देना, जियाओ की जान से खेलना था। उन्होंने बिना एक पल सोचे आदेश दिया, लिंग चेन को बंद कर दो। जब तक जियाओ ठीक नहीं हो जाती इसे बाहर मत आने देना। अगले ही पल 10 से ज्यादा बॉडीगार्डों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने सबकी तरफ देखा। अगर चाहता तो अकेला ही इन सबको हरा सकता था, लेकिन मेरे सामने जियाओ के नाना खड़े थे और मुझे भी नहीं पता था कि अगर मैं जबरदस्ती अंदर गया तो कहीं उसकी हालत और खराब ना हो जाए। इसलिए मैंने कोई विरोध नहीं किया। मुझे एक पूरी तरह बंद अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। हाथ को हाथ तक नहीं सूझ रहा था। सबको लगा कि यह मेरी सजा है, लेकिन उन्हें क्या पता यह कमरा मेरे लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। अंधेरे को देखते ही मुझे पिछला जन्म याद आ गया। पिछले जन्म में भी मेंग जियाओ ने मुझे इसी कमरे में बंद किया था। तब मुझे लगता था कि वह मुझे किसी पालतू जानवर की तरह काबू करना चाहती है, लेकिन बाद में समझ आया वह मुझे कैद नहीं कर रही थी, वह खुद से मुझे बचा रही थी। उसे डर था कि बीमारी का दौरा पड़ने पर कहीं वह मुझे चोट न पहुंचा दे। तभी बाहर नौकरों की धीमी आवाजें सुनाई दी। आखिर किसी ने लिंग चेन मास्टर को सबक सिखाया। उसे भी इस डर का स्वाद चखना चाहिए। तीसरी मिस को इतनी तकलीफ देकर भी उसमें शर्म नहीं है। मैं चुपचाप दीवार से टिककर उनकी बातें सुनता रहा। पिछले जन्म में मैंने जियाओ के नाना का विरोध किया था। उसी वजह से उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनकी मौत हो गई। इस जन्म में मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए पूरे दिन चुपचाप
उसी कमरे में बैठा रहा। आखिर रात हो गई। बाहर पहरा देने वालों की सतर्कता कम होने लगी। मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। धड़ाम, मैंने एक ही लात में लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। बाहर पहरा दे रहे झांग बटलर जोर की आवाज सुनकर डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने मुझे अंधेरे कमरे से बाहर निकलते देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाए, कोई है? जल्दी आओ, लिंग चेन मास्टर भाग निकले हैं, उन्हें रोको। मैं आराम से सीढ़ियां उतर आया। मेरे लिए बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। कुछ ही सेकंड में दर्जनों बॉडीगार्डों ने मुझे फिर से चारों तरफ से घेर लिया। झांग बटलर ने सख्त आवाज में कहा, लिंग चेन मास्टर, समझदारी इसी में है कि चुपचाप वापस कमरे में चले जाइए। इस बार तीसरी मिस आपको बचाने नहीं आएंगी। अब कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं घेरे के बीच बिल्कुल बेफिक्र खड़ा रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, सिर्फ तुम लोग मुझे रोकने की बात करते हो? इतना कहकर मैं चुपचाप विला की ओर बढ़ने लगा। कुछ बॉडीगार्ड्स ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने पलटकर एक ही लात में उन्हें दूर उड़ा दिया। मैनेजर झांग यह देखकर दंग रह गया। 10 से ज्यादा ताकतवर बॉडीगार्ड एक साथ मुझ पर टूट पड़े, लेकिन मैंने एक के कंधे पर पैर रखकर हवा में छलांग लगाई और पल भर में सभी को जमीन पर गिरा दिया। जब तक उन्हें होश आया, मैं वहां से गायब हो चुका था। विला के अंदर हालात और भी भयावह थे। नई सुरक्षा टीम अंदर दौड़कर पहुंची, जबकि घायल बॉडीगार्ड्स को एक एक करके बाहर ले जाया जा रहा था। मेंग जियाओ पूरी तरह अपना होश खो चुकी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह हाथ में चाकू लिए पागलों की तरह खुद को ही घायल किए जा रही थी। गुन्यानन घबराकर एक तरफ खड़ी थी, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वह घबराकर चिल्लाई, थर्ड सिस्टर, चाकू नीचे रख दीजिए। तभी बूढ़े मास्टर मेंग अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, जियाओ, मेरी बात सुनो, अच्छी बच्ची बनो, खुद को मत चोट पहुंचाओ। मैंने और इंतजार नहीं किया और सीधे अंदर घुसने लगा। मुझे जाने दीजिए, शायद मैं उसे रोक सकूं। लेकिन बूढ़े मास्टर मेंग ने मुझे रोकते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम फिर से मेरी पोती को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं कभी थर्ड मिस को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मास्टर मेंग, कृपया मुझ पर एक बार और भरोसा कीजिए। मेरे चेहरे पर साफ बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल गले तक आ गया हो। मास्टर मेंग ने मेरी तरफ देखा और बोले, तुमने उसकी हालत देख ली है। इतने सारे बॉडीगार्ड भी उसे नहीं रोक पाए। अगर तुम अंदर गए तो मर जाओगे। मैंने बिना झिझक कहा, मुझे मौत से डर नहीं लगता, बस एक बार कोशिश करने दीजिए। उन्होंने गंभीर होकर पूछा, अगर तुम भी नाकाम रहे तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तो मैं उसके साथ मर जाऊंगा। मेरी बात सुनकर आखिरकार मास्टर मेंग मान गए और मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी। विशाल कमरे के बीचों बीच मेंग जियाओ खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और आंखें लाल हो चुकी थी। वह चाकू को इतनी जोर से पकड़े हुए थी कि उसकी हथेली से खून बह रहा था, लेकिन उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं था। इस समय वह किसी बेकाबू मानसिक रोगी जैसी दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी आंखें भर आईं। बाहर खड़ी गुन्यानन ने निराश होकर सिर हिला दिया। लगता है आचेंग भी डर गया। आखिर ऐसी हालत में थर्ड मिस को देखकर कौन नहीं डरेगा? वह अभी बॉडीगार्ड्स को मुझे बाहर निकालने का आदेश देने ही वाली थी कि तभी मैं अपनी पूरी ताकत से मेंग जियाओ की तरफ दौड़ पड़ा। सब घबरा गए। रुको, अब तो खत्म है, थर्ड मिस होश में नहीं है, वो आचेंग को मार डालेंगी। लेकिन अगले ही पल मैंने मेंग जियाओ को जमीन पर गिराकर कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बार बार बोला, जियाओ, मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। मैंने उसे पूरी ताकत से सीने से लगा लिया, जैसे अपने शरीर की गर्माहट से उसके टूटे हुए दिल को शांत करना चाहता हूँ। बाहर खड़े सभी बॉडीगार्ड यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने अविश्वास से कहा, यंग मास्टर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हम इतने लोग मिलकर भी थर्ड मिस के हाथ से चाकू नहीं छीन पाए, और आपको लगता है कि सिर्फ 2 शब्द कह देने से वो आपकी बात मान लेंगी? सबने मेरी ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा, लेकिन अगले ही पल जो मेंग जियाओ अभी कुछ सेकंड पहले किसी को पहचान भी नहीं रही थी, उसी ने चुपचाप अपना चाकू मेरे हाथ में रख दिया। ये देखकर बाहर खड़े सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन आज सिर्फ आचेंग के गले लगाने से वह शांत हो गई। पास खड़े डॉक्टर भी यह नजारा देखकर हैरान थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हुआ। सिर्फ गुन्यानन के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, मानो उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था। करीब 15 मिनट बाद मेंग जियाओ को धीरे धीरे होश आने लगा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती आवाज में बोली, आचेंग, क्या तुम फिर से भागने वाले हो? क्या तुम फिर मुझे छोड़ दोगे? चाहे मैं कुछ भी करूं, क्या तुम फिर भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या अब तक तुम जो कुछ कहते रहे सब झूठ था, सिर्फ मुझसे दूर जाने के लिए? मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया। ये फिर मुझे पहचान क्यों नहीं रही? मैंने उसे सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? मेरी थर्ड मिस इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। उसने अपना सिर मेरे सीने में छिपा लिया और रूठे हुए लहजे में बोली, झूठ मत बोलो। आज तुम उस दूसरी औरत के साथ एयरपोर्ट गए थे, तुम उस पर मुस्कुरा भी रहे थे और उसके साथ एक ही गाड़ी में बैठे थे। मैंने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और मुस्कुराकर कहा, वह औरत खुद मुझे परेशान करने आई थी। मैंने उस पर मुस्कुराया नहीं था, बल्कि आज तो मैंने उसकी अच्छी तरह खबर ली है। तभी मास्टर मेंग और बाकी डॉक्टर कमरे में आ गए। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था, चलने तक की जगह नहीं बची थी। अचानक मेंग जियाओ की नजर मेरी कलाई पर पड़े घाव पर गई।
वह घबरा कर बोली, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? लगता था उसे अभी तक याद नहीं था कि कुछ देर पहले मैंने अपना खून देकर उसकी जान बचाई थी। वह मेरी कलाई पर जमे हुए खून को देखकर परेशान हो गई। बिना कुछ कहे उसने गुन्यानन के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स छीन लिया और मेरे पास लौट आई। वह बेहद सावधानी से मेरे घाव पर दवा लगाने लगी। हर बार दवा लगाते समय वह हल्के हल्के फूंक मारती, जैसे उसे डर हो कि कहीं मुझे दर्द न हो जाए। गुन्यानन ने धीरे से कहा, थर्ड सिस्टर, आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं इनके घाव पर दवा लगा देती हूँ। आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन मेंग जियाओ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह पूरी तन्मयता से मेरे घाव पर दवा लगाती रही। मुझे तो खुद लग रहा था कि इतनी सी चोट के लिए इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वह तो जैसे पूरा दवा का डिब्बा ही मेरे ऊपर खाली कर देना चाहती थी। दवा लगाने के बाद उसने होंठ फुलाकर कहा, आगे से खुद को चोट मत लगने देना। मैं मुस्कुराकर बोला, ठीक है, जैसा मेरी जियाओ कहेगी वैसा ही होगा। लेकिन मुझे इतना आज्ञाकारी देखकर भी उसके मन की चिंता कम नहीं हुई। वह धीरे से बोली, आचेंग, कहीं तुम इसलिए तो इतने अच्छे से पेश नहीं आ रहे क्योंकि भागते समय पकड़े गए थे? क्या तुम अभी भी मुझे बहला रहे हो? जब मेंग जियाओ मेरी पट्टी बांधने में व्यस्त थी तभी गुन्यानन को उसकी जांच करने का मौका मिला। जांच के बाद वह हैरान रह गई। इस बार मेंग जियाओ पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच इसकी वजह आचेंग है? रात बहुत हो चुकी थी, सब लोग अपनी अपनी जगह लौट गए। मैं बिस्तर से उठकर थोड़ा चलना चाहता था, लेकिन मेंग जियाओ ने तुरंत रोक दिया। आचेंग, तुम्हें चोट लगी है, तुम बिस्तर से नीचे नहीं उतरोगे। मैंने अपनी कलाई देखी, फिर अपने पूरे शरीर को। हंसते हुए बोला, इतनी भी गंभीर चोट नहीं लगी कि मैं चल ही ना सकूं। फिर मैंने कमरे के एक कोने में रखे शॉपिंग बैग की ओर इशारा किया। अगर ऐसा है तो वह बैग मेरे पास ले आओ। मैंने बैग से एक काली ड्रेस निकाली और मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारे लिए खरीदी है और हाँ, पैसे भी तुम्हारे ही कार्ड से दिए हैं। मेंग जियाओ ने ड्रेस हाथ में ली। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। अब उसे यकीन हो गया था कि मैं भागने नहीं गया था, मैं सचमुच उसके लिए यह ड्रेस खरीदने गया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जियाओ, बस एक बार फिर मुझ पर भरोसा कर लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मुझे देखती रही। मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, हम बच्चे भी करेंगे, जितने बच्चे तुम चाहोगी उतने बच्चे होंगे। ये सुनते ही उसका ठंडा पड़ा चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। वह धीरे से बोली, आचेंग, मुझे धोखा मत देना। मैं समझ गया, वह मेरी हर बात पर पूरा भरोसा कर चुकी थी। उसकी मासूम शक्ल देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने झुककर उसके होंठों को हल्के से चूम लिया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैं मुस्कुराया और पूछा, अब तो मुझ पर पूरा भरोसा हो गया? वह शर्माते हुए बोली, एक बार और किस करो। वह बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह लग रही थी जो प्यार पाने के लिए अपनी बाहें फैला देता है। मैंने मुस्कुराकर उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। सुबह जब मेरी आंख खुली, मेंग जियाओ अब भी मेरी कमर को कसकर पकड़े हुए चैन की नींद सो रही थी। शायद मेरे पास होने से उसे सुरक्षा महसूस होती थी, या फिर सचमुच मेरी मौजूदगी उसकी बीमारी पर असर कर रही थी। कल उसका दौरा पड़ने के बावजूद इस बार उसके शरीर पर पहले जैसी कोई गंभीर परेशानी नहीं बची थी। सुबह उठते ही वह तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। उसने बड़ी सावधानी से मेरी पट्टी बदली और गर्म तौलिए से मेरे हाथ और चेहरा भी प्यार से साफ किया। जब हम नीचे पहुंचे तो दादाजी मेंग काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे डॉक्टरों की एक पेशेवर टीम भी खड़ी थी। जल्दी जियाओ जियाओ का पूरा चेकअप करो, मेंग साहब ने चिंतित स्वर में कहा। ये सभी डॉक्टर मेंग परिवार द्वारा खास तौर पर मेंग जियाओ के गुस्से और मानसिक बीमारी के इलाज के लिए तैयार किए गए थे। डॉक्टरों ने सम्मान पूर्वक अपने उपकरण निकाले और उसकी जांच शुरू कर दी। जांच पूरी होने के बाद सभी डॉक्टरों के चेहरों पर हैरानी दिखाई देने लगी। तीसरी मिस, इस बार आपका दौरा बहुत जल्दी शांत हो गया। संभवतः मिस्टर लिन के खून का असर हुआ है। यह सुनकर मेंग साहब बेहद खुश हो गए। उन्हें लगा कि आखिरकार उनकी पोती की बीमारी का इलाज मिल गया है। लेकिन मेंग जियाओ के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। मुझे लगा कि शायद वह पहले से जानती थी कि मेरा खून हर तरह के जहर का असर खत्म कर सकता है और उसकी बीमारी को भी नियंत्रित कर सकता है। यहाँ तक कि हमारी पहली मुलाकात भी तब हुई थी जब उसने मेरा खून पिया था। डॉक्टर अब और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। तीसरी में मेरा सुझाव है कि हम मिस्टर लिन का खून लेकर शोध करें या फिर उन्हें सीधे प्रयोगशाला में ले जाएं। हमें विश्वास है कि हम आपकी बीमारी का इलाज खोज सकते हैं। इतना सुनते ही मेंग जियाओ की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। उसने डॉक्टर की तरफ घूरते हुए कहा, फिर से कहो, अभी क्या कहा तुमने? डॉक्टर घबरा गया। तीसरी मिस, मेरा मतलब था कि वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेंग जियाओ गुस्से से चिल्ला उठी, सबके सब यहाँ से निकल जाओ। जो भी आचेन को छूने की कोशिश करेगा मैं उसकी जान ले लूंगी। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसने मुझे अपने पास कभी अपनी बीमारी के इलाज के लिए नहीं रखा था। मेंग जियाओ ने ठंडे स्वर में सभी डॉक्टरों को चेतावनी दी, आचेन के बारे में एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं भी समझता था कि अगर दुनिया को पता चल गया कि मेरा खून बीमारियां ठीक कर सकता है तो न जाने कितने लोग मेरा खून पाने के लिए पागल हो जाएंगे। एक तरफ खड़े मेंग साहब ये सब देखकर समझ गए कि मेंग जियाओ मुझे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देगी। उन्होंने गंभीर
गंभीर स्वर में कहा, जियाओ जियाओ, अगर तुम उसके खून से इलाज नहीं कराना चाहती तो उसे आजाद कर दो, उसे जाने दो। मैं जानता था कि जब से मैं इस पहाड़ी विला में आया था तब से रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता रहा था और अक्सर जियाओ जियाओ की बीमारी भड़क जाती थी। मेंग साहब की नजर में मुझे अपने पास रखना किसी फायदे का सौदा नहीं था। बेहतर यही था कि मैं यहाँ से चला जाऊं। लेकिन मेंग जियाओ ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नामुमकिन, कोई भी उसे मेरे पास से नहीं ले जा सकता। मेंग साहब की भौहें सिकुड़ गईं। जियाओ जियाओ, ये आदमी सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। पिछले कुछ महीनों में मैंने विला में जो जो बेवकूफियां की थी उनके बारे में मेंग साहब पहले से सब जानते थे। शायद वह बहुत पहले से चाहते थे कि मेंग जियाओ मुझे यहाँ से निकाल दे। उन्होंने भावहीन स्वर में कहा, और क्या तुम्हें लगता है कि युवा मास्टर लिंग खुद तुम्हारे साथ रहना चाहता है? जब मेंग साहब ने मेरी पुरानी हरकतों का जिक्र किया तो मैं शर्म से सिर नहीं उठा पा रहा था, लेकिन आखिरकार मुझे बोलने का मौका मिल गया। मैं जल्दी जल्दी बोला, मैं चाहता हूँ, मैं सच में यहीं रहना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं बार बार यही दोहराता रहा। मेंग साहब की भौहें और सिकुड़ गई। स्पष्ट था कि यह जवाब उनकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। लिंग चेन, मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं है। मेंग जियाओ ने तुम्हें यहाँ रोके रखा, ये उसकी गलती है। मैं उसे कहूंगा कि वह तुम्हें आजाद कर दे। ये सुनते ही मैंने घबराकर तुरंत सफाई देनी शुरू कर दी। पहले मैं ना समझ था, लेकिन अब मैं सच में जियाओ जियाओ के पास रहना चाहता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए खून का स्रोत बनकर ही क्यों न रहना पड़े। वैसे भी मेरा खून उसकी बीमारी को नियंत्रित कर सकता है। मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मेंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए तुरंत मुझे टोका, बकवास मत करो। दादाजी मेंग सोफे पर बैठे गहरी सोच में डूब गए। काफी देर बाद उन्होंने आखिरकार कहा, युवा मास्टर लिन मेंग परिवार में रह सकता है। ये सुनते ही मैं खुशी से भर गया, लेकिन दादाजी मेंग की भौहें अब भी सिकुड़ी हुई थी। शायद वह खुद भी नहीं जानते थे कि उनका यह फैसला सही है या नहीं। मैं जानता था कि बचपन में जियाओ जियाओ ने बहुत कष्ट झेले थे, इसलिए वह उसे दुखी नहीं देखना चाहते थे। उनकी बस यही इच्छा थी कि वह खुश रहे। लेकिन जब भी उनकी नजर मुझ पर पड़ती, उनके चेहरे का भाव थोड़ा अजीब हो जाता। शायद उन्हें मेरी पिछली बेवकूफियां याद आ जाती थीं और उनका सिर दर्द करने लगता था। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उन्हें अब भी कहां पता था कि भविष्य में वह मुझे अपने पोते दामाद के रूप में कितना पसंद करने लगेंगे, यहाँ तक कि शायद अपनी सगी पोती से भी ज्यादा। देख कर कि फिलहाल सब ठीक है, दादाजी मेंग ने ज्यादा दखल नहीं दिया। कुछ डॉक्टरों को वहीं छोड़कर वह अपने विला वापस चले गए। मैं भी शिष्टाचारवश उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया। विला के अंदर का माहौल अभी भी थोड़ा भारी था। एक डॉक्टर सफेद कोट पहने कुशलता से दवाइयां तैयार कर रहा था। हालांकि जियाओ जियाओ की हालत काफी स्थिर थी, लेकिन डॉक्टरों का मानना था कि जल्दी ठीक होने के लिए कुछ दवाइयों की मदद लेना बेहतर रहेगा। तीसरी मिस, कृपया अपना हाथ आगे बढ़ाइए, डॉक्टर ली ने आदरपूर्वक कहा। मैंने जियाओ जियाओ की तरफ देखा। वह बिना पलक झपकाए डॉक्टर के हाथ में पकड़ी सिरिंज को घूर रही थी। कुछ पल बाद उसने पूछा, क्या इसकी जगह दवा खाकर काम नहीं चल सकता? मैं एक तरफ खड़ा था और हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन सोच सकता था कि पूरे देश के सबसे अमीर परिवार की दबंग तीसरी मिस इंजेक्शन से डरती है। डॉक्टर ली ने असहाय स्वर में समझाया, यह दवा सिर्फ इंजेक्शन के जरिए ही दी जा सकती है। बोलते समय उनके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। आखिर उन्हें इस बड़ी मालकिन को इंजेक्शन लगाना था। शायद उनके मन में भी पहले से काफी डर बैठा हुआ था। जियाओ जियाओ कुछ क्षण चुप रही, फिर अचानक नजर फेर ली। इसे हटा दो। उसकी आवाज पहले से ठंडी हो गई। तीसरी मिस, आपकी सेहत के लिए यह जरूरी है, मैंने कहा। इसे हटा दो। अब उसकी आवाज में साफ चेतावनी झलक रही थी। डॉक्टर ली वहीं असमंजस में खड़े रह गए। उन्हें दादाजी मेंग की बात भी माननी थी और तीसरी मिस को नाराज भी नहीं करना था। उसी समय मैं दरवाजा खोलकर अंदर आया। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? जियाओ जियाओ ने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं बोली। डॉक्टर ली ने भी सिर झुका लिया। शायद कोई भी यह बात फैलाने की हिम्मत नहीं करता कि तीसरी मिस इंजेक्शन से डरती है। मेरी नजर डॉक्टर के हाथ में पकड़ी सिरिंज पर गई और मैं तुरंत सब समझ गया। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं उसके पास जाकर बोला, जियाओ जियाओ, अगर मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊं तो? मैंने उसके बालों को प्यार से सहलाया और धीरे से समझाया। डॉक्टर ली बगल में खड़े अविश्वास से देख रहे थे। उन्हें लगा कि इतनी डरी हुई तीसरी मिस किसी की बात नहीं मानेगी। लेकिन अगले ही पल जियाओ जियाओ ने धीरे से कहा, ठीक है। फिर डॉक्टर ली की हैरान निगाहों के सामने उसने आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने डॉक्टर ली से सिरिंज ले ली। जैसे ही वह मेरे हाथ में आई, जियाओ जियाओ का शरीर हल्का सा सख्त हो गया। वह थोड़ा पीछे खिसकी और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर ली धीरे से बोले, सर, इंजेक्शन लगाना आसान काम नहीं है। आपने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बस जियाओ जियाओ को देखता रहा। वह बाहर खिड़की की तरफ घूर रही थी, मानो ध्यान भटकाकर डर कम करने की कोशिश कर रही हो। मुझे अचानक उसे छेड़ने की सूझी। मैंने उसकी बाह पर हल्के से उंगली फेरते हुए पूछा, जियाओ जियाओ, डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा दर्द हो सकता है। फिर मैंने रुई पर दवा लगाकर उसकी त्वचा साफ की। ये सुनकर उसने शिकायत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी बातों का मतलब कुछ अजीब सा निकल रहा था। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही तरह की शरारती हरकत की तैयारी कर रहे हो। मैंने सही समय देखकर बहुत सावधानी से सुई उसकी त्वचा में लगा दी। दर्द हुआ? मैंने पूछा। जियाओ जियाओ नीचे अपनी बाह को देखती रही
और कुछ नहीं बोली। मैं हंस पड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अभी भी दर्द हो रहा है? वह तुरंत मेरे सीने से लग गई। उसकी आवाज अचानक बहुत मुलायम और प्यारी हो गई। हाँ आचेन, फूंक मारो। उसे इस तरह मेरे सहारे सिमटा हुआ देखकर वह बेहद मासूम और बेचारी लग रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और इंजेक्शन वाली जगह पर धीरे धीरे फूंक मारी। अब ठीक है, मैंने उसकी तरफ देखा। वह एक पल रुकी, फिर धीरे से बोली, थोड़ी और फूंक मारो ना। उसकी बचकानी हरकत देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने फिर कुछ बार फूंक मारी, फिर जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा, लगता है मेरी तकनीक बहुत खराब है, कल से डॉक्टर को ही लगाने दूंगा। ये सुनते ही वह तुरंत घबरा गई। नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं मुस्कुराया, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हें दर्द पहुंचा दिया था। जियाओ जियाओ ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया और धीमे से बोली, अभी अचानक दर्द होना बंद हो गया है। उसने मुझ पर बड़ी मासूम और गिड़गिड़ाती नजरों से देखा। आचेन, मुझे थोड़ा और प्यार करो ना। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। ठीक है, तुम्हें प्यार करूंगा, जिंदगी भर करता रहूंगा। उस चेहरे को देखते देखते मैं खुद को रोक नहीं पाया और झुककर उसके होंठों को हल्के से चूम लिया। बस एक पल का स्पर्श था, फिर मैं पीछे हट गया। जियाओ जियाओ सोफे पर बैठी रह गई। ऐसा लग रहा था मानो उसे अभी तक एहसास ही ना हुआ हो कि मैंने उसे चूम लिया है। उसके चेहरे को देखकर लगता था जैसे वह अभी भी उस एहसास को याद कर रही हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपने भाव छिपा लिए और थोड़ा गंभीर स्वर में बोली, क्या किसी औरत को यूं ही चूम लिया जाता है? मैं तुरंत उलझन में पड़ गया। ये क्या बात हुई? अब मैं उसे चूम भी नहीं सकता? ये औरत इतनी बेरहम कब से हो गई? एक चुंबन तक की इजाजत नहीं? जियाओ जियाओ की नजर कुछ देर के लिए मेरी गर्दन पर ठहरी, फिर उसने चुपचाप नजरें फेर ली। उसे मेरी तरफ न देखते हुए देखकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने खुद पहल करके उसे चूमा और अब उल्टा मुझे ही डांट रही थी। उसके सामने मैं भला शर्म किस बात की करूं? अगर वह नहीं चाहती कि मैं उसे चूमूं तो मैं तो और चूमूंगा। मैंने उसे सीधे अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके होंठों पर झुक गया। मुझे जरा भी ध्यान नहीं गया कि उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए थे। वह मुस्कान किसी शरारती योजना के सफल हो जाने जैसी लग रही थी। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में लिया हुआ था। वह मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, आचेन, आज इतने पहल करने वाले कैसे बन गए? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम शुरू से मेरी ही थी। इतना कहकर मैंने उसे फिर से चूम लिया। तभी अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तीसरी बहन। वह अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी और सामने का नजारा देखकर ठिठक गई। उसकी नजर में शायद ऐसा लग रहा था कि मैं तीसरी मिस की इच्छा की परवाह किए बिना उन्हें मजबूर कर रहा हूं। उसे क्या पता था कि ये सब उसी औरत की चाल थी। लिंगचेन, तुम्हें तीसरी मिस के साथ ऐसी हरकतें करने की इजाजत नहीं है। अचानक किसी और की आवाज सुनकर मैं भी चौंक गया। मेंग जियाओ ने गुस्से से गुन्यानन्यान की तरफ देखा। ये लड़की हर बार सबसे गलत समय पर ही क्यों आ जाती है? इसे अफ्रीका भेज देना चाहिए। मेरी झेप को महसूस करके जियाओ जियाओ के लाल होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर गुन्यानन्यान बेचैन होकर बोली, तीसरी बहन, इनसे दूर रहिए। किसी महिला की इच्छा के खिलाफ किया गया व्यवहार अपराध होता है। ये कानून तोड़ रहे हैं। जियाओ जियाओ ने नाराज होकर उसकी तरफ देखा। गुन्यानन्यान ने उसकी नापसंदगी साफ महसूस की, लेकिन अनदेखा करने का नाटक करती रही। लिंगचेन, अगर तुमने फिर हरकत की तो मैं तुम्हें मारूंगी। उसकी तथाकथित न्यायप्रियता देखकर मेंग जियाओ आखिर मेरी बाहों से अलग हुई और एक लात उसके पीछे जड़ दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आचेन पर हाथ उठाने की? यकीन मानो पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। गुन्यानन्यान तुरंत रोनी सूरत बनाकर बोली, तीसरी बहन, मैं तो बस इन्हें डराना चाहती थी। मैं आपके इस खास इंसान के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मेंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, माफी मांगो। गुन्यानन्यान ने गर्दन तान ली। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मेंग जियाओ ने आंखें सिकोड़ ली। लगता है तुम फिर से अस्पताल के मुर्दा घर में काम करना चाहती हो। जीजा जी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। गुन्यानन्यान तुरंत डरकर झुक गई। जियाओ जियाओ के सामने उसकी हालत हमेशा कछुए जैसी हो जाती थी। सच कहूं तो गुन्यानन्यान ने पहले मुझे जो कुछ भी कहा था उसका मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। आखिर पहले वाला मैं सच में डांट खाने लायक था और मैं जानता था कि वह जियाओ जियाओ के लिए बेहद वफादार थी। पिछले जन्म में तो उसे बचाने के लिए वह अपनी आंखों की रोशनी तक खो बैठी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मिसगू, आज यही खाना खाइए। मैं रसोई से कह देता हूँ कि कुछ और व्यंजन बना दे। मैंने उसे रहने का निमंत्रण दिया। गुन्यानन्यान ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए उलझन झलकी, लेकिन अगले ही क्षण वह फिर सतर्क हो गई, जैसे हर समय जियाओ जियाओ को मुझसे बचाने के लिए तैयार रहती हो। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, तीसरी बहन, मुझे लगता है कि एक बात है जो आपको जरूर बतानी चाहिए। मेरे रसोई घर में जाते ही गुन्यानन्यान मेंग जियाओ के कान के पास जाकर धीरे से बोली, जियाओ जियाओ, तुम्हें याद है ना, जीजा जी पहले जिस औरत को पसंद करते थे? जियांग जियांग का नाम सुनते ही मेंग जियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया है। वह हर जगह इलाज ढूंढ रही है। ये बात मुझे संयोग से पता चली। सुना है किसी ने उससे बदला लिया था। उसका चेहरा अब कभी ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये काम जीजा जी ने तो नहीं करवाया? गुन्यानन्यान ने मेरी तरफ देखा। ये पक्का करने के बाद कि मैं सुन नहीं सकता, वो आगे बोली, तुम नहीं जानती, उस दिन जीजा जी ने तहखाने का दरवाजा एक लात में तोड़ दिया था। इतनी ताकत थी कि एक बॉडीगार्ड को 50 मीटर दूर उड़ा दिया और उनकी चोटें भी खरगोश से तेज ठीक हो जाती हैं। वह जितना बोल रही थी, बातें उतनी ही बढ़ा चढ़ाकर होती जा रही थी, मानो मुझे कोई म्यूटेंट इंसान साबित करना चाहती हो। मेंग जियाओ उसकी बातें सुनकर थोड़ी गंभीर हो गई। तीसरी बहन,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि जीजा जी हाल ही में बहुत बदल गए हैं? ऐसा लगता है जैसे वह कोई और इंसान बन गए हों। कु नियान नियान फिर अपनी साजिश वाली थ्योरी लेकर बैठ गई। तुम कहना क्या चाहती हो? शायद जीजा जी अब पहले वाले लिंग चेन नहीं है। हो सकता है लू परिवार ने किसी दूसरे आदमी की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे जीजा जी जैसा बना दिया हो ताकि वह तुम्हें धोखा दे सके। जाहिर था वह वर्तमान वाले मुझे और पुराने बिगड़े हुए मुझे एक ही इंसान मान ही नहीं पा रही थी। वह अपनी कल्पनाओं में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं रसोई से बाहर आ चुका हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में सवालों की लाइन लग गई। अभी कुछ देर पहले तक तो मैं सोच रहा था कि उसे रात के खाने पर रोक लूं या नहीं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम मेरी ही बात कर रही हो क्या? जी जीजा जी आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चलता हूँ जीजा जी, अलविदा। इतना कहकर वह भाग खड़ी हुई। अब बैठक में सिर्फ मैं और मेंग जाओ रह गए। कुछ देर बाद मेंग जाओ ने सहज स्वर में पूछा, जियांग वाली घटना क्या तुमने करवाई थी? मैंने शांति से जवाब दिया, करवाई नहीं थी, मैंने खुद की थी। क्यों? कोई खास वजह नहीं, मुझे उस धोखेबाज औरत से नफरत थी। बस उसका सबसे बड़ा घमंड छीन लेना चाहता था। मेंग जाओ धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। आमतौर पर जब किसी की पोल खुल जाती है तो वह घबरा जाता है, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। मैंने देखा उसके होंठों के किनारे हल्के से ऊपर उठ गए, जैसे मेरी बातों ने उसे खुश कर दिया हो। वह धीरे से बोली, आगे से अपने हाथ गंदे मत करना। जो भी तुम करना चाहोगे कोई ना कोई तुम्हारी जगह कर देगा। गुनियान की उन साजिश वाली बातों पर उसे जरा भी विश्वास नहीं था। उसके लिए आचैन वही आचैन था, उसका आचैन। मैं महसूस कर सकता था कि उसे वर्तमान वाला मैं बहुत पसंद था। मैं मुस्कुराता था, उसे गले लगाता था, यहाँ तक कि उससे फ्लर्ट भी करता था। रात के खाने का समय आया। टेबल पर नजर पड़ते ही मैं हैरान रह गया। सारे व्यंजन वही थे जो मुझे पसंद थे। मैंने कभी मेंग जाओ को अपनी पसंद नहीं बताई थी, लेकिन हर बार खाने की मेज पर मेरी पसंद का खाना मौजूद होता था। मैं मन ही मन सोचने लगा, इतनी अच्छी तीसरी मिस को मैंने पहले कभी क्यों नहीं पहचाना। हम दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन डाइनिंग टेबल इतनी बड़ी थी कि हमारे बीच बहुत दूरी लग रही थी। मैंने भौहें चढ़ाई। बटलर झांग, क्या आप मेरी कुर्सी थोड़ा इधर कर सकते हैं? बटलर झांग ने सिर हिलाया। यंग मास्टर लिंग, क्या और पीछे खिसकाऊं? मैंने उसे बेबस नजरों से देखा और खुद ही उठ खड़ा हुआ। सीधे मेंग जाओ के पास जाकर एक कुर्सी खींची और उसके बगल में बैठ गया। अब जाकर मैं संतुष्ट हुआ। बटलर झांग घबराकर बोला, यंग मास्टर लिंग, तीसरी मिस को खाना खाते समय कोई इतना पास बैठे ये पसंद नहीं है। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, आगे से उन्हें आदत हो जाएगी। जब मेंग जाओ डाइनिंग रूम में आई, मैं पहले से वहीं बैठा था। उसने मुझे देखा और जानबूझकर सबसे दूर वाली सीट पर जाकर बैठ गई। आसपास खड़े नौकरों के माथे पर पसीना आ गया। बटलर झांग ने मुझे एक नजर देखा और मन ही मन सोचा, तीसरी मिस की आदतें इतनी आसानी से कैसे बदलेंगी? मैंने मेंग जाओ की तरफ देखा। इतनी दूर क्यों बैठी हो? मेंग जाओ ने शांत भाव से चॉपस्टिक नीचे रखी। क्योंकि पहले तुम मुझे अपने पास बैठने नहीं देते थे। पहले जब भी वह मेरी सीट अपने पास खिसकाती थी, मैं भूख हड़ताल कर देता था। उसके साथ बैठने से साफ इनकार कर देता था। वह डरती थी कि कहीं मैं खुद को नुकसान न पहुंचा लूं, इसलिए उसने मुझे मजबूर करना छोड़ दिया था। अपनी पुरानी हरकतों को याद करके मैं शर्मिंदा हो गया और नजरें चुरा ली। मेरी यह हालत देखकर मेंग जाओ की आंखों में हल्की मुस्कान तैर गई। मैंने झेंपते हुए कहा, वापस आकर बैठो। खाना खाते वक्त इतनी दूर बैठोगी तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? बगल में खड़ा बटलर झांग मन ही मन हंस रहा था। अगले ही पल मेंग जाओ उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। बटलर झांग स्तब्ध रह गया। मेंग जाओ ने ठुड्डी हल्की ऊपर उठाई और बोली, आचैन, ये तुम्हारा खुद का निमंत्रण है। अब आगे से मुझे दूर जाने के लिए मत कहना। मैं तुरंत मुस्कुराया। नहीं जाओगी, बिल्कुल नहीं जाओगी। आगे से चाहे जियाओ खुद मुझे भगाए, मैं भी नहीं जाऊंगा। मेंग जाओ ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, उम्मीद है इस बार तुम सच बोल रहे हो। खाने की मेज पर बैठते ही मैंने खाना शुरू किया। जियाओ लगातार मेरी प्लेट में खाना परोसती जा रही थी। कुछ ही देर में मेरी थाली छोटे पहाड़ जैसी भर गई। मैं मुस्कुराकर बोला, जियाओ बस करो, इतना काफी है। पास खड़ी चेन माँ हंसते हुए बोली, अरे अभी क्या खाया है? सुबह वाले साहब को और खाना चाहिए। चेन माँ कई सालों से मेंग परिवार में काम कर रही थी। उन्हें सबसे अच्छी तरह पता था कि जियाओ के दिल में मेरी कितनी अहमियत है। वह हमेशा चाहती थी कि हम दोनों फिर से पहले की तरह खुश रहें। वो बोली, अगली बार मैं शरीर को ताकत देने वाली चीजें बनाऊंगी। सुबह वाले साहब, जरा खुद को देखिए, कितने दुबले हो गए हैं। पता नहीं लू परिवार में आपने कितनी तकलीफें झेली होंगी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। अगर चेन माँ को पता चल जाए कि मैं एक लात में लोगों को कई मीटर दूर उड़ा देता हूँ तो शायद डर ही जाए। खाना खाने के बाद हम कमरे में लौट आए। मैं बिस्तर पर बैठा था। शायद आज ज्यादा खा लिया था, इसलिए पेट थोड़ा भरा भरा लग रहा था। जियाओ मेरे सामने झुककर बैठ गई और प्यार से अपना हाथ मेरे पेट पर रख दिया। आचन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं उसके कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया। तीसरी मालकिन, मुझे एक मौका दोगी? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने उसे चूम लिया। उस रात मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब हमारे रिश्ते के बीच की आखिरी दूरी भी खत्म कर दूंगा। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो जियाओ मेरी बाहों में थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। मैं घबराकर पूछ बैठा, जियाओ कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कल रात शायद तुम्हें बहुत परेशान कर दिया। मैं तुरंत उठने लगा। मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार करता हूँ, नहा लोगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह नाराज होकर बोली, काम खत्म होते ही भाग रहे हो? क्या तुम ऐसे ही गैर जिम्मेदार आदमी हो? बताओ अब मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगे? उसका चेहरा बिल्कुल उस लड़की जैसा था जिसे प्यार
प्यार में धोखा मिला हो। उसकी आंखों में शिकायत साफ दिखाई दे रही थी। मैं मुस्कुराकर बोला, तो बताओ तुम चाहती क्या हो? उसने बिना झिझक कहा, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यही मांगेगी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं मना न कर दूं। मैं मुस्कुराया, ठीक है, मैं मान गया। उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। सच आचेन, तुमने सच में मान लिया? बाद में मुकरना मत। मैंने सिर हिलाया, कभी नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, मैं क्यों मुकरूंगा? ये सुनते ही उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। असल में जिस दिन वह मुझे हाफ माउंटेन विला लेकर आई थी, उसी दिन से मैं खुद को उसका पति मान चुका था। बस अब जाकर हमने प्रेमी प्रेमिका की तरह रिश्ता शुरू किया था। पूरा दिन जियाओ जियाओ इसी खुशी में डूबी रही कि मैं अब उसका आधिकारिक बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ। उसी दौरान उसकी सहायक कुछ जरूरी फाइलें लेकर विला पहुंची। जियाओ जियाओ को खोया खोया देखकर वह मन ही मन सोचने लगी, लगता है सुबह वाले साहब ने मैडम को इतना परेशान कर दिया कि आज उनका ध्यान ही कहीं और है। वह पास आई और बोली, तीसरी मालकिन आप ठीक तो हैं? जियाओ जियाओ होश में आई और हल्की झुंझलाहट से बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? सहायक ने फाइलें मेज पर रखते हुए कहा, कुछ जरूरी कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन पर आपके साइन चाहिए। जियाओ जियाओ ने एक नजर भी फाइलों पर नहीं डाली। मैं घर पर आचेन के साथ रहना चाहती हूँ, काम की बातें करके मुझे परेशान मत करो। सहायक चुपचाप फाइलें समेटने लगी। तभी जियाओ जियाओ ने अचानक उसे रोक लिया। सुनो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सहायक ने सिर हिलाया। नहीं। जियाओ जियाओ ने हैरानी से पूछा, अभी तक नहीं? क्यों? सहायक ने बेबस होकर जवाब दिया, आपकी असिस्टेंट बनने से पहले थे, लेकिन आपकी रोज की ओवरटाइम वाली नौकरी की वजह से उन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनते ही मेंग जियाओ की आंखें चमक उठी। तो तुम्हें पता है कि किसी लड़के का दिल कैसे जीता जाता है? असिस्टेंट के होंठ हल्के से फड़क उठे। फिर उसने बड़े गंभीर अंदाज में मेंग जियाओ को प्यार निभाने के तरीके समझाने शुरू कर दिए। मैं दरवाजे के पास खड़ा था। उसे इतनी गंभीरता से नोट्स बनाते देख मेरे होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में वही मेंग परिवार की घमंडी तीसरी मालकिन थी। गंभीर मानसिक बीमारी से जूझती थी, किसी को अपने पास आने तक नहीं देती थी, लेकिन इस जन्म में वह मेरे लिए खुद को बदलना सीख रही थी, मुझे खुश रखने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में दिख रही सच्चाई और घबराहट किसी भी चुंबन से ज्यादा मेरे दिल को छू रही थी। मैं उसके पास गया, उसके हाथ से नोटबुक लेकर एक तरफ रख दी और झुककर उसके होंठों को चूम लिया। तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जैसी भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। मेंग जियाओ के कान शर्म से लाल हो गए। उसने मेरी कमर पकड़ ली और अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जिसे आखिरकार अपना घर मिल गया हो। मैंने प्यार से उसकी पीठ सहलाई। पिछले जन्म की सारी यादें फिर से आंखों के सामने तैरने लगी। मैं लू येबाई और जियांग जियांग की बातों में आ गया था। अपनी स्वार्थी सोच में मैंने मेंग जियाओ को छोड़ दिया, उसे बार बार चोट पहुंचाई, यहाँ तक कि अपनी जान देने की धमकी देकर उससे दूर चला गया। लेकिन मरने के बाद मुझे पता चला कि वह व्हील चेयर पर बैठकर मेरी कब्र के सामने रोता रहा जब तक बेहोश नहीं हो गया। उस आग में उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मुझे बचाने और मेरी रक्षा करने में लगा दी, जबकि मैंने उसके सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। इस जन्म में मैं उसे फिर कभी दुख नहीं दूंगा। असिस्टेंट चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। मेंग जियाओ ने मेरी तरफ देखा। आचेन, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, मुझसे कभी दूर मत जाना, ठीक है? मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कभी नहीं, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। कुछ ही देर बाद गुनयान हड़बड़ाते हुए कमरे में घुस आई। अंदर आते ही वह खुशी से चिल्लाई, तीसरी बहन जियांग जियांग पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैंने उसे आगे बोलने का इशारा किया। वह बोली, चेहरा खराब होने के बाद उसने हर जगह इलाज कराया, सारी दौलत खत्म हो गई, लेकिन इलाज नहीं हुआ। फिर वह लू परिवार से मदद मांगने गई, लेकिन उनका हाल भी उससे बुरा निकला। असल में यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। लू येबाई के घाव बार बार संक्रमित हुए और आखिरकार उसकी टांग हमेशा के लिए खराब हो गई। वह फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। उसके माता पिता हर जगह मदद मांगते रहे, लेकिन पहले लोगों के साथ उनके बुरे व्यवहार की वजह से कोई आगे नहीं आया। लू परिवार का कारोबार पूरी तरह मेंग परिवार पर निर्भर था। जैसे ही मेंग परिवार ने सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म किए, उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। उन पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। जो लोग कभी मुझे नौकर समझते थे, आज वही कर्जदारों से छिपते फिर रहे थे। जहां तक जियांग जियांग की बात है, पिछले जन्म में उसी ने हमारे रिश्ते में जहर घोला था। अब उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। उसके पास लोगों को अपने जाल में फंसाने का कोई सहारा नहीं बचा था। आखिरकार वह सड़क पर आ गई और लोगों की दया पर जीने लगी। बुरे कर्मों का यही अंजाम होता है। अब मेंग परिवार और मैं उन सभी मुसीबतों से हमेशा के लिए आजाद हो चुके थे। मेंग जियाओ ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ चिंता थी। आगे से कोई खतरनाक काम मत करना, जो भी करना हो मुझे करने देना। शुरुआत में दादाजी मुझे पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मैं ही मेंग जियाओ की सबसे बड़ी मुसीबत हूं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी वजह से उसकी बीमारी दोबारा नहीं लौटी, उसके चेहरे पर हर दिन मुस्कान रहने लगी और उसकी जिंदगी बेहतर होती जा रही है, तो आखिरकार उन्होंने मुझे अपना लिया। एक दिन उन्होंने मुझे अपने स्टडी रूम में बुलाया और मेंग परिवार की संपत्ति का अधिकार पत्र मेरे हाथ में देते हुए कहा, आचेन, अब जियाओ जियाओ तुम्हारे भरोसे है। आज से मेंग परिवार की हर चीज तुम दोनों की है। मैंने दोनों हाथों से वह दस्तावेज लिया और गंभीर स्वर में कहा, दादाजी, मैं अपनी जान
देकर भी जियाओ जियाओ की रक्षा करूंगा, उसे पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। दादाजी मुस्कुराए। अच्छा है। दिन धीरे धीरे शांति से बीतने लगे। हाफ माउंटेन विला हंसी और खुशियों से भर गया। मेंग जियाओ असिस्टेंट की बताई बातें याद रखती, मेरे लिए छोटे छोटे सरप्राइज तैयार करती, मेरी हर पसंद का ध्यान रखती। जब भी मैं बाहर जाता वह मेरा हाथ कस कर पकड़ लेती। अगर मुझे कोई बुरा सपना आता तो वह प्यार से मेरी पीठ थपथपाकर मुझे शांत करती। हम हर सुबह 7 सूर्योदय देखते, शाम को डूबते सूरज का आनंद लेते और हाथों में हाथ डालकर पूरे शहर की गलियों में घूमते। न्यान भी अब पूरी तरह निश्चिंत हो चुकी थी। वह अक्सर हमारे घर आकर खाना खाती, हमें देखकर मजाक में कहती, तुम दोनों को देखकर तो दांत भी खट्टे हो जाए, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा हमारे लिए सच्ची खुशी होती। वह अक्सर मुझसे कहती, लिनचेन तुम तो अब बीवी के सबसे बड़े दीवाने बन गए हो, पहले वाले शरारती लड़के से बिल्कुल अलग। मैं मुस्कुराकर मेंग जियाओ को अपनी बाहों में भर लेता। पहले मैं अंधा था, अब सारी मोहब्बत उसी को लौटानी है। 6 महीने बाद हाफ माउंटेन विला के बगीचे में तारों भरे आसमान और हजारों गुलाबों के बीच मैं एक घुटने पर बैठा और अपने हाथों से बनाई हुई अंगूठी निकालकर कहा, जियाओ जियाओ जिंदगी बहुत लंबी है, मैं चाहता हूँ कि पूरी उम्र तुम्हारे साथ छोटी छोटी बातें करता रहूं और कभी तुमसे अलग ना हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेंग जियाओ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जोर से सिर हिलाया। हाँ आचेन, मैं तैयार हूँ हमेशा के लिए। शादी के दिन पूरा हॉल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। दादाजी की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। कुन्यान इधर उधर दौड़कर सारी तैयारियां संभाल रही थी। हर कोई हमें दिल से आशीर्वाद दे रहा था। मैंने दुल्हन के जोड़े में सजी मेंग जियाओ को देखा। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ खुशी थी। इस जन्म में आखिरकार मैंने अपनी सारी गलतियों की भरपाई कर दी थी। हमें वह सुखद अंत मिल गया था जिसका हम दोनों हमेशा से इंतजार कर रहे थे। शादी के बाद मेंग जियाओ पूरी तरह अपनी बीमारी से उबर गई। हम दोनों ने मिलकर मेंग परिवार का कारोबार संभाला, समाज सेवा की और उन लोगों की मदद की जो कभी हमारी तरह तकलीफों से गुजर रहे थे। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उस औरत की पूरी जिंदगी रक्षा करना जिसने मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। और आखिरकार मैं और मेंग जियाओ हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए, कभी अलग ना होने के लिए। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें और एक खास निवेदन ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को हाइप करें।